नमस्कार देशवासियों, मैं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत, पूछता है भारत। देशवासियों, 8 दिनों के बाद मैं जेल से बाहर आया हूं। इन 8 दिनों में मुझे 2 अलग अलग जेलों में उद्धव सरकार ने भेजा। पहले के 2 दिन अलीबाग में रहा। अलीबाग के डिस्ट्रिक्ट जेल में मुझे बंदी कराया गया। फिर मुझे वहां से उठाकर तलोजा सेंट्रल जेल में भेज दिया गया, जहां पे अबू सलेम, अबू जुंदाल जैसे लोग वहां रहते हैं। और ये लोग अलग अलग जेल में रखकर मेरे हौसले को तोड़ना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, इन्हें क्या पता कि अर्नब गोस्वामी टूटने वाला इंसान नहीं है। इन्होंने जितना मुझे तोड़ने की कोशिश की, मैंने उतना ही मैं मजबूत होता चला गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज जेल से बाहर आके कि जेल ने बिताया एक एक दिन दोस्तों मेरे लिए सबसे यादगार और सबसे सार्थक दिन रहा। दोस्तों, संघर्ष मेरे जीवन का एक हिस्सा है और सच के लिए संघर्ष करना मेरा सौभाग्य रहा है। मैंने हर संघर्ष को अवसर में बदला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आज की वो 8 दिन जेल में, वो 8 दिन मेरी जिंदगी के सबसे सार्थक दिन रहे। जेल में मुझसे 20 मीटर दूर, जिस सेल में मैं था वहां से 20 मीटर दूर एक छोटा सा टेलीविजन था। ये टीवी मेरे अलावा 700 और कैदियों के लिए था। मैं उस टीवी को ठीक से देख भी नहीं पा रहा था, पर मैं देश भर की आवाज सुन रहा था। और वहां जब रिपब्लिक भारत में आप लोगों को मैंने सुना, अलग अलग चैनलों पर मैं अपने देश के लोगों को सुन रहा था। दोस्तों, सब एक ही तरह की बात कर रहे थे कि यह अन्याय बंद होनी चाहिए। देश के कोने कोने से मुझे अपार समर्थन मिला। मैं सोच भी नहीं सकता कि किस कदर दूर दराज के इलाकों से लोग मेरे लिए इंसाफ मांग रहे थे। कई लोग रोज तलोजा जेल के बाहर खड़े हो जाते थे और कुछ लोग मेरे लिए खाना लेकर आते थे। सुबह, दोपहर, शाम प्रार्थना कर रहे थे मेरे लिए। दोस्तों, इस प्यार ने मुझे इतनी ताकत दी है, इतनी ताकत दी है, जिसे इससे पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया। जिन लोगों ने मुझ पर फर्जी केस बनाए, उन लोगों ने सोचा था कि मुझे कुचल देंगे, मेरी हिम्मत को तोड़ देंगे। जो लोग मेरे हौसले पर सत्ता का बुलडोजर चलाना चाहते थे, उनसे मैं आज कह देना चाहता हूं कि आपके हमले से मैं और मजबूत बनकर उभरा हूं। इसीलिए धन्यवाद आपको भी। इस लड़ाई में सच की जीत हुई है दोस्तों, देश की जीत हुई है दोस्तों, लोकतंत्र की जीत हुई है दोस्तों, और मेरे खिलाफ साजिश करने वालों की हार हुई है। देश के लोकतंत्र को ताक पर रख दिया गया है। मेरी अवैध गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था दोस्तों। उसे 8 दिन बाद देश की न्याय व्यवस्था ने सच का आईना दिखा दिया है। और अब इस सच की लड़ाई
में जो हार गए हैं उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, या फिर उद्धव जी कम से कम देश के लोगों से माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन एक हारे हुए इंसान की सॉरी कहना भी नहीं जाता, उन्हें तो सॉरी भी कहना नहीं आता। उनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। इसलिए आज मैं उन्हें कह रहा हूं, सुनिए उद्धव जी, आपको मुझसे लड़कर निराशा ही हाथ लगी होगी। 130 करोड़ जनता के सामने आप हार गए हैं। झूठ बोलकर आखिर आपको क्या मिला? मुझसे लड़ने में करोड़ों रुपए खर्च कर दिया आपने। उद्धव जी, आपके दफ्तर के लोग कहते हैं आजकल हमें कि आपका एक ही एजेंडा है, आजकल एक ही एजेंडा, हर मिनट हर घंटे एक ही सोच, जो अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्सेशन, सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के बारे में बात करते रहते हैं। ये केस डालो, वो केस डालो, ऐसे बंद करो, वैसे बंद करो, एक करो। क्या है प्रॉब्लम? लोग कहते हैं कि आप बहुत गुस्से में हैं क्योंकि मैंने आपका नाम लिया। तो क्या गलती की मैंने? उद्धव जी, मैं साफ साफ कह रहा हूं कि आप मुख्यमंत्री के तौर पर पूरी तरह से नाकाम हैं। आपके आसपास 5 लोगों के अलावा अब ऐसी ही सब लोग सोचने लगे हैं। लेकिन वो आपसे खुलकर यह भी नहीं कह सकते। लेकिन मैं तो आपसे खुलकर कह रहा हूं आज पूरा देश सच के साथ है। तलोजा से निकले हुए अर्नब के साथ है, आपकी जेल से निकले हुए अर्नब के साथ है। तो क्या अब उन लोगों के खिलाफ भी फर्जी केस डाल देंगे उद्धव जी? जो करोड़ों लोग हमारे साथ हैं, सबको आप तलोजा जेल में भेजेंगे क्या उद्धव जी? पूछता है भारत। क्या आप सबको तलोजा जेल भेजेंगे? देखिए उद्धव जी, आपके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे बारे में तो कह सकता हूं कि मेरी सारी जिंदगी एक खुली किताब है। मेरे लिए सच बोलना राष्ट्र सेवा है। रिपब्लिक नेटवर्क के लिए सिर्फ राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, नो कॉम्प्रोमाइज, और कुछ नहीं। इसलिए साजिश करने वाले ना तो कभी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को छू पाए हैं, ना छू पाएंगे। उद्धव जी सुन लीजिए, उद्धव जी, पूछता है भारत कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इस देश के लोगों की आवाज है। इसलिए मैं एक बार फिर बुला रहा हूं आपको मेरे स्टूडियो में। उद्धव जी, चलिए मेरी आंख में आंख डालकर बात कीजिए। आइए, क्या आंख में आंख डालकर बात कीजिए। अगर आप में हिम्मत है तो चलिए लेट अस डिबेट। चलिए बहस करते हैं, 1-to-1 डिबेट करते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है ये डिबेट। लाइव चलाऊंगा, मगर आपके तौर तरीके उद्धव जी ठीक नहीं है। ये गंदी सी एक साजिश करके आपने मेरे घर के अंदर AK-47 पिस्टल्स, 10 गन लेकर लोगों को भेजा सुबह 6:30 बजे। ये क्या तौर तरीका है आपका भाई?
ये क्या कर रहे हो उद्धव जी? गन और पिस्तौल लेकर मुझे अवैध गिरफ्तारी के लिए लोगों को भेजते आप। 70 लोगों ने मेरे एक फ्लैट को घेर दिया। क्या कर रहे हो उद्धव जी? हमला करते हो। मेरे परिवार पर हमला करते हो। फिर मुझे एक जेल से दूसरे जेल तक चुपचाप बिना वकीलों के साथ बात किए शिफ्ट करने की कोशिश करते हो। उद्धव जी क्या कर रहे हो आप? मुझे मेरे वकीलों से बात नहीं करने दिया, क्यों? लेकिन फिर भी आप हमें नहीं तोड़ सकते, हमें नहीं झुका सकते। ये सोच मुझे और मजबूत बना रही है उद्धव जी। मेरे खिलाफ साजिश रचने में कोई भी आपने कसर नहीं छोड़ी है उद्धव जी, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इसलिए आज पूछता है भारत आपसे कि सच की आवाज को सत्ता की ताकत से कब तक दबाओगे उद्धव जी? तो पूछता है भारत कि सच के सामने हारे लोग क्या अब कुर्सी छोड़कर देश से माफी मांगेंगे, सॉरी कहेंगे? और पूछता है भारत उद्धव जी कि देश के लिए आवाज उठाने वालों के खिलाफ आखिर कब तक इतने करोड़ रुपए खर्च करके षड्यंत्र का सहारा लेते रहोगे उद्धव जी? और सबसे बड़ा सवाल तो पूछता है भारत। मैं आज फिर कह रहा हूं आपको, और ये मत बोलना मुझे पता नहीं, पूरी दुनिया को पता है कि हर दिन अर्नब चैलेंज करता है डिबेट के लिए। उद्धव जी मेरे सवाल पसंद नहीं है तो आइए लाइव मुझसे डिबेट कीजिए। मेरे सच्चे और तीखे सवालों से आखिर कब तक भागते रहेंगे आप उद्धव जी? ये सवाल भी सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत। ये सत्य की जीत है, ये भारत के लोगों की जीत है। वंदे! ये देश का हुंकार है। भारत माता की वंदे! वंदे! ये साजिश पर तमाचा है। मुझे ठोकरे खिलाकर मुझे चेंज करेंगे, मैं चेंज नहीं करूंगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। एक बार फिर से ये साबित हो गया। सत्य की आवाज को दबाने के लिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर क्या क्या जुल्म नहीं ढाए गए। धमकी दी गई, केस दर्ज किया गया, जबरन गिरफ्तारी की गई, जेल भेजा गया, लेकिन सत्य पराजित नहीं हुआ। अर्नब की ईमानदारी, साहस, हौसले, जिद और जुनून ने उस सत्य में और चार चांद लगा दिए और साजिश करता बेनकाब हो गए। ये समर्थन 24-25 साल की पत्रकारिता और कठिन परिश्रम से हमने कमाई है। तुम कौन होते हो लेने वाले? दरअसल अर्नब को सच की आवाज उठाने की सजा देने की कोशिश की गई, क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों ने साधुओं के हत्यारे को बचाने की कोशिश की, सुशांत केस में लीपापोती की कोशिश की, बॉलीवुड ड्रग्स माफिया केस पर पर्दा डालने की कोशिश की, जिसे हमने सफल होने नहीं दिया। जिनको प्रॉब्लम है हमारे पत्रकारिता से, क्या वो रिपब्लिक नेटवर्क तोड़ पाएंगे? ये किसी पत्रकार की रिहाई की तस्वीरें नहीं है, ये देश के उम्मीदों की रिहाई की तस्वीर है, जिन उम्मीदों को सत्ता के जोर से कैद करने की कोशिश की गई। ये तस्वीरें सत्ता की शय पर रची गई साजिश को चुनौती है। रोक सको तो रोक लो, जब भी कुचलने की कोशिश करोगे हमारा सच जीतेगा और मजबूत होकर उभरेगा। अगर हिम्मत है तो छल कपट छोड़ें, आमने सामने की लड़ाई लड़ें, हमारे सवालों का सामना करें। आखिर कब तक साजिश करने वाले हमसे भागते छुपते रहेंगे, पूछता है भारत। पहले तो मैं
जितने हमारे दर्शक हैं उनके सामने, जो हमारे पैनलिस्ट हैं जो हमारे लिए लड़ते रहे जब हम बंदी बनाए गए तलोजा और अलीगढ़ सेंट्रल जेल में, सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। शाजिया इल्मी, गौरव भाटिया, सदगुरु श्री रितेश्वर, मुकेश खन्ना, एम एस बिट्टा, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, इश्करण भंडारी, मेरे पूज्य जनरल जीडी बख्शी, शाजिया इल्मी, सुशील पंडित और हमारे साथ इधर ममता काले। जीडी बख्शी जी, जब मैं बंदी था तलोजा सेंट्रल जेल के सर्कल नंबर 1 में, जब मैं बंदी था तो दूर के एक टीवी पर आपकी आवाज मुझे सुनाई दी थी और आपने दलील दी थी राष्ट्रपति को। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने जो बात उस समय कही थी उससे बहुत मुझे हौसला मेरा बढ़ा था जनरल बख्शी जी। मैंने तो बहुत कुछ सीखा। आपको क्या लगता है ये पूरी जो साजिश रची गई, इससे हम सीख क्या सकते हैं? इससे हम सीख ये सकते हैं अर्नब कि कुछ चीजें हैं जो हमसे बहुत बड़ी है, हमारी जिंदगी और मौत से भी बहुत बड़ी है। और जब वो लड़ाई के मैदान में जब जाते हैं, धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, तो पता चलता है कि जो तुमने बाहर आने पे पहली नारा लगाया था, भारत माता की जय, ये हम लड़ रहे हैं अपने देश के लिए, अपने देश के लिए, अपनी प्रजातांत्रिक परंपराओं के लिए जो हम सबसे बहुत बड़ी है। उनके लिए हमारे सर भी कट जाए तो क्या, ये सर नहीं झुकेंगे, कट जाएंगे लेकिन नहीं झुकेंगे, क्योंकि जिस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं वो हमसे बहुत बड़ी है। अर्नब, मैं आज तुम्हें कहना चाहता हूं कि कर्नल गोस्वामी इस वक्त जहां भी हो, वो अपने बेटे पे उसकी बनाई ये ऑर्गेनाइजेशन रिपब्लिक टीवी पे बहुत फख्र से देख रहे हैं। आपके पिताश्री कर्नल गोस्वामी बहुत फख्र से आज आपके ऊपर अपना आशीर्वाद वो दोनों हाथों से दे रहे होंगे, क्योंकि आप अपने देश के लिए लड़े हैं, क्योंकि आप भारत के 1.3 अरब लोगों के लिए लड़े। आप हमारी प्रजातांत्रिक परंपराओं के लिए लड़े हैं। ये देश शी जिनपिंग का चीन नहीं, जहां लोग पूरे जीवन के लिए राष्ट्रपति बना दिए जाते हैं। अर्नब, ये वो चीन पाकिस्तान नहीं जहां सरबजीत जैसों को कमीनों की जेलों में डाल के पीट पीट के मार दिया जाता है। जनता को तुम्हारे लिए भय था। मुझे बड़ा फख्र है कि एक फौजी के बेटे पे मैंने भय का कतरा नहीं देखा। जब तुम बाहर आ रहे थे मैं बड़े ध्यान से चेहरा देख रहा था, क्योंकि हम फौजी एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के पहचान जाते हैं। और तुमने जो अभयता, जब अभयता आती है तभी विजय आती है। लड़ाई के मैदान में जो डर गया सो मर गया। तुम डरे नहीं, इसीलिए तुम विजय के हकदार हो। तुम डरे नहीं क्योंकि यह संघर्ष आपसे मेरे कि हम सबसे बहुत बड़ा है। हमारे देश का मजाक नहीं बनाया जा सकता अर्नब। हमारे देश का दुनिया के सामने तमाशा नहीं बना सकता एक मुंबई का मॉब। अर्नब, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आपने कर्नल गोस्वामी और हमारी सैनिक परंपराओं की लाज रखी है। गॉड ब्लेस यू माय बॉय। Fight on! Thank you, sir. Fight on! The battle has just started. Thank you, sir. जय भारत, जय हिंद। Thank you, sir. जनरल बख्शी साहब, आपने मेरे पिताजी के बारे में कहा और आप उन्हें जानते थे। एक एक्स सर्विसमैन थे और 9 दिसंबर को उनकी 2nd डेथ एनिवर्सरी थी और उस दिन मैं तलोजा जेल में था। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता।
मगर आप उन्हें जानते थे, वो भी एक देशभक्त थे। 35 साल तक यूनिफॉर्म उन्होंने भी पहनी थी। एक फौजी का बेटा हूं। हम आतंकवादी नहीं है जनरल बख्शी साहब। जनरल, मैं बिट्टा सिंह से पूछना चाहता हूं, हम आतंकवादी नहीं है, मगर जब हम सच बोलते हैं, हमें आतंकवादियों की तरह अगर ट्रीट किया जाए तो हमारे मनोबल को तोड़ने की कोशिश है। मैंने ये ठान ली थी कि मनोबल नहीं टूटेगी, हौसला नहीं टूटेगा, बुलंदी और आएगी, क्योंकि बिट्टा साहब कोई गलती हमने नहीं की है। अगर एक व्यक्ति को लड़ना पड़े तो लड़ेगा, और जितने लोग चाहे वो आएंगे। और तलोजा जेल के बाहर बहुत लोग थे। बिट्टा साहब, ये मनोबल तोड़ने की कोशिश नहीं थी, और क्या थी? ऐसा है गोस्वामी जी कि जो बख्शी साहब ने बोला, बड़ा उन्होंने भावुक कर दिया। आपने ये क्यों नहीं कहा कि यह राजनीतिक आतंकवाद है, यह राजनीतिक गुलामी है, यह राजनीतिक गुलामी और राजनीतिक आतंकवाद के जरिए आपके ऊपर हमला किया गया। उस पत्रकार के ऊपर हमला किया गया जिस पत्रकार के ऊपर पाकिस्तान की आईएसआई थर थर कांपती है। आतंकवादी भाग जाते हैं, आपके मुंह से जब आवाज निकलती है पाकिस्तान की तरफ, तो AK-47 बना के उनको खत्म कर देती है। वो है गोस्वामी, आज इतनी बड़ी देर से जानता हूं। आप, जब आपके ऊपर पुलिस ने हमला किया, जब आपके ऊपर राजनीतिक आतंकवाद का हमला हुआ, मुझे अपने दिनों की वो याद आई। और मैं पिछली बार भी कहा था, बख्शी साहब थे, मिश्रा साहब थे, बिट्टा बंबों से नहीं हारा, गोलियों से नहीं हारा, बिट्टा मौत से नहीं हारा, वह बिट्टा राजनीतिक आतंकवाद से हार गया। मैं हाथ खड़े करके कहता हूं, मैं हारा हूं तो राजनीतिक आतंकवाद से हारा हूं। आज अगर हमारी जीत हुई है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस राजनीतिक आतंकवाद को बहुत बड़ी हार दी है। और आपको आज क्या कहूं, आज गोस्वामी नहीं है, आज गोस्वामी मुझे कहते जिंदा शहीद। मेरी जिंदा शहीद की उपाधि खत्म। आज से जिंदा शहीद वो गोस्वामी है जिसको पॉलिटिकल टेररिज्म के ऊपर जेल के अंदर मारने की साजिश थी, दाऊद इब्राहिम की साजिश थी, ड्रग माफिया की साजिश थी, नार्को टेररिज्म की साजिश थी। गोस्वामी अगर बाहर आए हैं तो उसको कहूंगा जिंदा शहीद की तरह, शान के तरह आए हैं। और ये जख्मी शेर, ये जख्मी टाइगर, ये जख्मी टाइगर अब बताएगा कि राजनीतिक आतंकवाद क्या होता है। पूरी दुनिया को जगाएगा कि राजनीतिक आतंकवाद के आगे तो मीडिया भी झुक जाता है। मैंने मीडिया को झुकते हुए देखा है। मैं हारा हूं गोस्वामी जी, मैं फिर हाथ खड़े करके कहता हूं मैं हारा हूं, आप जीते हैं। आज बिल्कुल नहीं, रास्ते पे बिट्टा साहब बिल्कुल नहीं, और रास्ते में चल के बख्शी साहब, मिश्रा साहब, नहीं बिट्टा साहब बिल्कुल नहीं। हम किसी भी आतंकवाद के खिलाफ हार नहीं सकते हैं। क्यों सुशील जी? बिल्कुल नहीं हार सकते हैं, कोई आतंकवाद के खिलाफ नहीं हारेंगे, ना पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ, ना कि राजनीतिक आतंकवाद के खिलाफ। राजनीतिक आतंकवाद के बारे में आपको कहना चाहता हूं ममता काले जी, राजनीतिक आतंकवाद गौरव भाटिया वो होती है जब 6:30 बजे आपके घर को घेरा जाता है, आपके दरवाजा खोलते हैं, आप देखते हैं कि वहां पे 25 AK-47 स्टेन गन पिस्तौल लेके लोग वहां पे ऐसे खड़े हुए हैं जैसे कि एक खुखार आतंकवादी को पकड़ने आए हैं। राजनीतिक आतंकवाद तब होता है जब अपने परिवार के लोगों को अपने घर के अंदर नहीं आने दिया जाता। और राजनीतिक आतंकवाद गौरव भाटिया ऐसा होता है कि आपके जो बिल्डिंग के सिक्योरिटी है उनको बोला जाता है ज्यादा शाना होने की कोशिश नहीं मत करना, फोन नहीं कर सकते, ऊपर इंटरकॉम को काट दिया जाता है। राजनीतिक आतंकवाद तब होता है गौरव भाटिया जब तीन स्पेशलाइज्ड टीम एक घर पे पहुंचती है, एक अलीबाग से, एक पुलिस स्टेशन से, एक SIT से, एक क्राइम ब्रांच से। जब 4 रिंग बनाए जाते हैं गौरव भाटिया उस घर के, एक फ्लैट के बाहर, एक ब्लॉक के बाहर, एक बिल्डिंग के बाहर, पूरे 4 रिंग बनाए जाते हैं जैसे कि किसी एक अफजल गुरु या कसाब को पकड़ने की कोशिश हो रही हो। राजनीतिक आतंकवाद तब होता है गौरव भाटिया
जब 15 लोग एक पत्रकार को उठाते हैं, उसे कपड़े नहीं पहनने देते, उसे जूते नहीं पहनने देते, उसके बेटे को उससे बात नहीं करने देते, उठाते हैं उसको और कहते हैं अभी पता चलेगा तुम्हारे साथ क्या होता। उसे कहते हैं राजनीतिक आतंकवाद। जब एक ट्रक में डाल के एक गाड़ी से निकल के दूसरे गाड़ी तक पूरे गाड़ी को काले कपड़े से ढक के बात नहीं करने देते और पहुंचाते हैं वहां पे, जब बिना जूते के वो पत्रकार वहां पे कोर्ट रूम में पहुंचता है तब उसको पीटते हैं, और पीटने के बाद जब पत्रकार दिखाता है कि इधर मुझे लगी है, इधर लगी है, मेरे शर्ट के नीचे लगी है, तो वो कहते हैं तुमने खुद को अपने आप को मारा। कोर्ट रूम में कहा गौरव भाटिया के अर्नब गोस्वामी को चोट लगा क्योंकि मैंने अपने आप को मारा। यह राजनीतिक आतंकवाद से भी बहुत आगे जा चुका है गौरव भाटिया जो महाराष्ट्र में हो रहा है। सब हद पार कर चुके हैं ये लोग। अर्नब, शुरुआत मैं करूंगा, ये बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, ये आपके लिए आज कह रहा हूं। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये अर्नब गोस्वामी मेरे दोस्त हैं और आज मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता तो हूं ही, लेकिन अर्नब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। जब आपको इस तरह से उठा के लेके गए तो पूरे देश को यकीन था कि ऐसी सलाखें नहीं बनी जिसके पीछे मेरे दोस्त अर्नब गोस्वामी को रख सके कोई। ऐसी कोई गोली नहीं है जो अर्नब गोस्वामी की छाती को भेद दे। लेकिन एक पल मैं आपको बताऊंगा जब मैं घबराया और मैंने वो पत्र लिखा आपके लिए, जब मैंने देखा आतंकवादियों से भी ज्यादा खराब सलूक आपके साथ हो रहा है। वो काला एक कपड़ा था, वो नीचे ढक दिया गया और आपके मुंह से आवाज निकली मेरी जान को खतरा है। पूरे देश को ये चिंता हुई कि अगर आज अर्नब गोस्वामी की जान को खतरा है तो ये देश के लोकतंत्र पे एक धब्बा होगा। और बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, मुझे गर्व है, मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। हमारी पार्टी सत्य के साथ खड़ी रही। आज सत्य का पर्याय अर्नब गोस्वामी बना। आज निर्भीकता की पत्रकारिता का पर्याय अर्नब गोस्वामी बना। और आप देखिए, मैंने कभी नहीं देखा कि जनता का इतना प्यार किसी पत्रकार को मिला हो। और आपको मालूम है पूरा देश क्या पूछ रहा था? अर्नब गोस्वामी आप बताइए, पूछता है भारत, वो मंजर क्या था? अर्नब मेरे दोस्त, वो मंजर क्या था जब जनता का शेर सर्कस के शेर के सामने आया? आप समझ गए सर्कस का शेर मैं किसको कह रहा हूं? वो सर्कस का शेर जो कुर्सी पे बैठ के सोचता है कि मैं कानून और संविधान से बड़ा हो गया। और गर्व है हमें इस बात का कि हमारे देश की न्यायपालिका वो है जिसने कहा कि नहीं, जो पर्सनल लिबर्टी है अर्नब गोस्वामी की, अगर इसको आज हमने सुरक्षित नहीं किया तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। जिसने कहा मीडिया का ये कर्तव्य है कि वो निर्भीकता से रिपोर्टिंग करे, द राइट ऑफ द मीडिया टू रिपोर्ट फ्रीली। और कस के थप्पड़ किसको पड़ा? बेबी पेंगुइन को पड़ा। बार बार बोलेंगे, वो थप्पड़ इतना करारा है कि आप बाहर आ गए अर्नब, लेकिन उसकी गूंज उनको बहरा कर देगी, उनको बहरा कर देगी। ये थप्पड़ जनता का है, सर्वोच्च न्यायालय का है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सच के साथ खड़ी हुई है, ऐसे पत्रकारों के साथ खड़ी हुई है जिसकी मिसाल आज आप बन गए। गौरव मेरे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कोई दो राय नहीं है मेरे मन में कि ममता ये पालघर के बारे में था, ये सुशांत के बारे में था, ये हाथरस के बारे में था। ये हमको चुनौती दी जा रही थी कि अगर तुम ऐसा और नहीं करते रहोगे तो तुम्हारे पीछे और हजारों केस लगा देंगे, तुम पत्रकारिता नहीं कर पाओगे, तुम चैनल नहीं चला पाओगे, तुम प्रोग्राम नहीं कर पाओगे, तुम्हें दिन भर सिर्फ कोर्ट कचहरी पुलिस के केस में तुम्हें घेर देंगे। और जैसे कि नवाब मलिक ने कहा था, तुम सुसाइड कर दोगे, तुम आत्महत्या करोगे। ये सारी बातें टेप पर हैं। मुझे तो आश्चर्य इस बात से है ममता, जब उन्हें भी पता है कि जनता जानती है तो उन्होंने ऐसा क्यों किया। सबसे पहले एक लाइन बोलना चाहती हूं
धर्मो रक्षति रक्षति, यानी जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, सड़कों से लेकर के हर जगह, स्टूडियो, सोशल मीडिया, देश में विदेश में हर जगह देखा अर्नब जी, क्या समर्थन मिला है आपको? मैं तो अंदर था, मुझे खबर ज्यादा नहीं मिल रही थी, एक टीवी देख रहा था मैं, मगर जो बंदी थे वहां पे, जो बंदी थे 700 बंदी थे वहां पे, उसी सर्कल में मुझे कह रहे थे कि आपके बारे में बात हो रही है। तो मुझे जरा बताइए उन दिनों क्या हो रहा था देश में? देश के अंदर, देश में लोग सड़कों पर थे, लोग रो रहे थे, प्रार्थनाएं हो रही थी, यहाँ के जंतर मंतर हम लोग खुद वहां पर थे, और जिससे भी मिलते थे अर्नब जी, लोग हाथ पकड़ के ये बोलते थे कि अर्नब गोस्वामी को बाहर निकाल दो। हम लोगों को बड़ा कई बार हेल्पलेस फील होता था, क्योंकि उनको ये लगता था ये वो लोग हैं जो अर्नब जी के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है, और ये अर्नब गोस्वामी को बाहर लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि अर्नब गोस्वामी सिर्फ पत्रकार नहीं है, अर्नब गोस्वामी वो व्यक्ति है जो सच की, सच्चाई की, आस्था की मूर्ति है उनके लिए। और आज आप अर्नब जी, आप गए थे वहां पर एज अ पत्रकार, आप जब बाहर निकले ना कल, और जो विजुअल्स हमने इसी स्टूडियो में बैठ करके देखे हैं, वो इतने ग्रैंड विजुअल्स थे, मैंने अपने जीवन में नहीं देखे। ऐसे लग रहा था हिंदुस्तान का नायक, हिंदुस्तान का नायक, मां भारती का बेटा बाहर निकल रहा है, हाथ लहरा के वंदे मातरम, भारत माता की जय, और जनता आप अगर उन कैमरा विजुअल्स को देखें, वो फुल फ्रेम दिखाए, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, पुलिस मुझे रोक रही थी, मुझे बात करने नहीं दे रही थी, मुझे हर तरह से घेरा गया था। जब मैं बाहर निकला तो मुझे बोला गया था 4 सिपाही मेरे साथ होंगे, मगर मैंने देखा कि 100 से 200 वहां पे पुलिसकर्मी वहां थे, आरएएफ थी, और पूरी कोशिश थी कि किसी तरह से जो लोग वहां पे तलोजा जेल के बाहर थे उनसे मैं बात नहीं करूं। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैंने अपने गाड़ी को खोल के मैं छत पे चला गया, और मैंने एक ही रिक्वेस्ट की, मुझे बात करने दीजिए। तो उन्होंने, कई लोगों ने मुझे वहां पे कहा ये आपके समर्थन पे नहीं, आपके खिलाफ आए हैं। मैंने विश्वास नहीं किया। क्या बात कर रहे हैं? मुझे यह भी कहा गया तुम्हारे सिक्योरिटी को खतरा होगा अगर तुम गाड़ी से निकलोगे। तो मैंने कहा कि ये लोग मेरी सिक्योरिटी है, मेरे सुरक्षा कवच यही लोग हैं, ये लोग मेरे खिलाफ नहीं, मेरे साथ हैं। इसलिए मैं वहां पे निकलकर मैंने कहा कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, और ये बोलने का मेरा अधिकार है, और किसी भी कोई भी व्यक्ति मुझे रोक नहीं सकता। ममता जी, और उसके बाद गेंदे के फूल आप पर बरसाए गए। ये किसी राजनेता की, राजनीतिक पार्टी की कोई रैली नहीं थी जहां पर लोगों को लेकर के आया जाता है। ये ऑर्गेनिकली लोग आए हैं, हिंदुस्तान, भारतवर्ष के हर कोने में आए हैं, और भारतवर्ष में नहीं अर्नब जी, विदेशों में आए हैं। याद दिला दूं हिंदुस्तान को, एक पत्रकार महोदय थे, जब विदेश गए थे तो उनको धक्के मार के निकाला था, और आज वही विदेश है जहां पे अर्नब गोस्वामी के लिए लोग रो रहे हैं। मुझे कह रहे लोग शाजिया इल्मी की पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा पार कर चुके हैं। तो पत्रकारिता का मुझे कहते हैं शाजिया इल्मी कि मैं पत्रकारिता को ध्वंस कर दिया है मैंने, और लक्ष्मण रेखा पार कर दी है मैंने, क्योंकि मुझे सिर्फ पत्रकारिता नहीं, हमें पत्रकारिता को एक मुहिम बनाने की बहुत जरूरत हो गई है शाजिया। आज अगर मुझे, और मैं कह रहा हूं, मैं एक बड़े चैनल का एडिटर इन चीफ हूं, अगर मेरे साथ ये जुल्म हो सके तो कोई रिपोर्टर, कोई प्रोड्यूसर, कोई भी अगले दूसरे पत्रकार के साथ कुछ भी हो सकता है। शाजिया इल्मी, अर्नब, या आप तय करेंगे कि आपकी क्या पत्रकारिता की सीमा होगी, और कोई भी नहीं तय करेगा ये आपके लिए। आप जिस रास्ते पर है अर्नब, वो वीरों का रास्ता है, बहादुर लोग उस रास्ते पे चलते हैं। आपको अग्निपथ की वो पंक्तियां याद है ना? तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, 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 ये आपकी अग्नि परीक्षा थी, और आप इस रास्ते पर हैं। मैं आपको बता दूं कि चंद लोगों के अलावा, जो उससे व्यवसायिक ईर्ष्या के चलते और आपसे जाति दुश्मनी के चलते और राष्ट्रवाद के मुखालिफ होने के चलते आपके जेल जाने पर खुश थे, लेकिन ज्यादातर लोग, 98-99% लोग दुआ मांग रहे थे, दलीलें दे रहे थे, परेशान थे, बेचैन थे। मैं खुद जानती हूँ, लगातार मैं इतने लोगों को जानती हूँ जिन्होंने मुझे फोन किया, जो आपके लिए दुआएं मांग रहे थे। ऐसे लोग हैं जो खुद बहुत सीनियर सिटीजन्स हैं, और वो सच में उनकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने आपके लिए कहा है कि मेरा बेटा ठीक है, कुछ करो, कुछ करो। और मैं बताऊं आपको, जो मैंने वो तस्वीर देखी, सच में मेरा ये पूरा शुक्रवार से लेकर सोमवार तक बहुत ही वो खराब वक्त बीता।
और मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती क्योंकि हम लोग बहुत परेशान थे जो हम लोग ने तस्वीरें देखी हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रही हूं अर्नब, देखिए हमें पता चल गया और सब जानते हैं कि आपका डिटेंशन पूरी तरह से गैर कानूनी था। बिल्कुल। कस्टोडियल इंटरोगेशन की कोई जरूरत नहीं थी, ना ही केस बनता था, फिर भी ऐसा किया। लेकिन आपके 8 दिन और 7 रातें और इतने ढेर सारे लोगों की बेचैनी, आपके परिवार के अलावा जो एक बड़ा परिवार है, जो भारत का परिवार है, जो आपका परिवार है, ये विशाल परिवार है, इसकी जो नींद खराब हुई है उसकी भरपाई कौन करेगा? अर्नब, यो स्टेट किसकी जिम्मेदारी कब लेगा और स्टेट के खिलाफ एक्शन कब होगा? मैंने ये कहा, मैंने आपकी टीम से कहा, आप पूछिए उनसे, जब वो मुझे फोन करते थे मैंने कहा मैं लगातार तैयार हूं, मैं इसी पर बोलूंगी। आप पूछिए उनसे कि आप तो बेल पर आ गए हैं और हमें पता है कि पूरी तरह से केस बेबुनियाद था और आपके खिलाफ इन्होंने साजिश की है, लेकिन उन 8 दिन की और 7 रातों की और हम सब की जो परेशानी से बीते हैं, मगर शाजिया, परिवार बीता है, मगर शाजिया, आपको चाहने वाले, मगर शाजिया सवाल मैं अपने आप को पूछता हूं आज, जो हमारे देश की जो रेपुटेशन है उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? एक और सवाल मेरे मन में है शाजिया, और मुकेश खन्ना जी इधर है, सुशील जी भी इधर है। मुकेश खन्ना जी मुझे अपना बेटा करके मुझे मेरे से बात करते हैं। तो मुकेश जी, एक सवाल मेरा आपसे है मुकेश जी, कि जब मैं अंदर था तो एक चीज साफ हो गई थी कि पूरी कोशिश थी पूरी मशीनरी की, एक दिन और, अरे एक दिन और, अरे एक बार और, अरे एक दिन और, अरे 2 दिन और, एक हफ्ता और, मैंने किसी दिन देर से इसको और जेल में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक्चुअली मैं तो पूरा एडजस्ट हो गया था जेल के अंदर। मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि प्राप्त क्या हुआ उन्हें? कोई भी कुछ इतना कुछ करता है तो प्राप्ति क्या थी, उन्हें मिला क्या? मैं तो निकल आया, मैं तो नहीं बदला, प्राप्त क्या हुआ उन्हें? मुकेश जी, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? अर्नब जी, कुछ प्राप्ति नहीं हुई, उनको कुछ प्राप्ति नहीं हुई। आपको अर्नब जी 8 दिन के बाद फिर से आपके चैनल पर देखकर पूरा हिंदुस्तान बहुत खुश हो रहा है, हम सब खुश हो रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि आप हमेशा हमें जब अपने चैनल पर बुलाते हैं तो आप कहते हैं कि आइए आपका स्वागत है। आज हम सब आपको कहना चाहते हैं आप ही के डिबेट में आपका स्वागत है। थैंक यू। आप जिस तरह से कल गाड़ी से छत से बाहर निकलकर जब आपने जो नारा लगाया है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, आप शेर की दहाड़ लगी मुझे वो। अर्नब जी, आप पिछले 4 महीनों में देश के हीरो बन गए हैं सबके लिए, लेकिन कल जब आप ये 8 दिन के ये आप जेल से जो बाहर निकले हैं, आप हीरो नहीं सुपर हीरो बन गए हैं, आप शक्तिमान बन गए हैं आप। अर्नब जी, मैं आपको बता दूं, आपके पीछे मैंने आपके चैनल में 2 बार या 1 बार मैंने ये बात कही थी जो मैं आपके सामने फिर रिपीट करना चाहता हूं। द्वापर युग में हस्तिनापुर के भरे दरबार में दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयत्न किया था और वहां पर श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था। कलयुग में फिर से यह बात हुई है, आपको बंदी बनाने की कोशिश की गई है, आप जेल गए और जेल से बाहर निकलकर आपने अपना विराट रूप दिखा दिया है। आप मुझसे कहते हैं कि मैं आपको बेटा बेटा कहता हूं, मैंने आपको आशीर्वाद भी दिया था, मैंने कहा था विजयी भव पुत्र विजयी भव, आप विजयी भव के बन के लौटे हैं। लेकिन आज मैं आपको एक और आशीर्वाद देना चाहूंगा जो शायद पूरे देश भर के लोगों को पसंद आएगा। मैं चाहूंगा कि आप हमारे महाराष्ट्र के भावी नए मुख्यमंत्री आप बने। मैं आशीर्वाद देना चाहूंगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भव, पुत्र मुख्यमंत्री भव, आप उसके लायक हैं। आप में वो कशिश है, आप में वो जोश है, आप में वो सोच है, आप में हर समस्या से क्या डीप में जाके आप इतने डिस्कशंस करते हैं। मैं हैरान हो जाता हूं जब आप 3-3 घंटे 3-3 दिन भर रोज डिस्कशंस करते हैं, सिर्फ एक टॉपिक पर नहीं, 3-3 4-4 टॉपिक पर। ऐसा चाहिए हमको महाराष्ट्र का सीएम, ये नहीं कि भाई किसी का पर्सनल वेंडेटा के लिए AK-47 लेकर किसी के घर में पहुंच जाओ। अरे साहब, एक ऐसे केस के लिए जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इट वॉज नॉट अ केस ऑफ कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन, कस्टडी की कोई आवश्यकता नहीं थी, साफ साफ वेंडेटा था आपके साथ।
मगर मैं कहता हूं कि आपने मुझसे पूछा इनको कुछ मिला, मैं कहूंगा जीरो मिला इनको पूरी की पूरी बेइज्जती हुई है इन सब की। जिसने भी आपको पकड़ने की कोशिश की, आपने हासिल किया है, आपका कद 1000 गुना बढ़ गया है। आप जो कुछ भी बोलोगे वो पूरे हिंदुस्तान की आवाज होगी, हिंदुस्तान के लोग आपके साथ हैं। हम ये चैनल में जितने भी रोज डिस्कशन करते हैं आपके चैनल पर आकर, ये सभी मेरी बात को मानेंगे कि आप जिस तरह से आप एक कशिश होकर आप जो बात करते हैं उसको आप बरकरार रखिए। आपके अंदर एक और शक्ति आ गई है, तभी तो मैं कहता हूं आप शक्तिमान बन गए हैं। आप इसको इस्तेमाल कीजिए, आगे बढ़िए अपने चैनल पर। ये सारे जो दबे हुए केसेस है, स्पेशली सीबीआई का केस दबा पड़ा है, ड्रग्स का केस दबा पड़ा है, ये सब सारे केसेस को बाहर निकालिए जी। ये दिशा सालियान का मर्डर कौन है और एसएसआर का मर्डर कौन है, मालूम कीजिए, मालूम करिए। लोग आपसे अपेक्षा करते हैं, मैं अपेक्षा करता हूं। मैं आपको लेट डाउन नहीं करूंगा। एक बात कहूंगा, मैं तो संपादक हूं, संपादक था, संपादक रहूंगा। मैं पॉलिटिक्स में जाने की मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर हाँ, मैं महाराष्ट्र के लोगों के लिए तो मराठी चैनल तो जरूर लाऊंगा और भारत के हर प्रांत के लिए अलग अलग भाषा में मैं चैनल लॉन्च करूंगा 1 साल में। ये तो मैं अनाउंस कर चुका हूं, तो मेरे सामने और बहुत कुछ करना है। मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं सुशील जी, कि पिछले 3 महीनों से जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है ना हमने, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, जिसकी हर एक नींव को खुद अपने हाथ से हमने लगाया है, इस नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, जो साजिश है आज बहुत भयानक साजिश है, सिर्फ अर्नब गोस्वामी पर नहीं, इस नेटवर्क को बंद करो। ये नेटवर्क एक बहुत बड़ा खतरा क्यों बना है, आप इसके बारे में जरा लोगों को बताइए। ये सारी कीमत जो आपने चुकाई है अर्नब, वो इसलिए क्योंकि आप सवाल पूछते हैं। मैं अभी स्क्रीन पर पढ़ रहा था, मेरे फोटो बॉक्स के ऊपर था, सवाल से डरते क्यों हैं। ये इन सवालों से घबराते हैं। ये कायर और बुज़दिल लोग जो आप हर रोज प्रश्न खड़े करते हैं, ये उससे घबराते हैं और ये चाहते हैं कि आप प्रश्न पूछना बंद कर दें। ये भूल जाते हैं कि इस देश में एक बच्चे नचिकेता ने यमराज से सवाल पूछने की हिम्मत जुटाई थी। ये देश हमेशा सवाल पूछता रहा है, हजारों सालों से सवाल पूछता रहा है। यहां कोई भी उत्तर पत्थर की लकीर नहीं होता है, यहां बहस चलती है, वाद विवाद होता है और सवालों से जो जवाब निकलते हैं उसमें सत्य खोजा जाता है। यह इस देश की परंपरा है। आप यहां सवाल पूछना बंद नहीं कर सकते। यहां कोई आसमानी किताब, कोई डिवाइन रेवल्यूशन नहीं होता। यहां हर आदमी को सच खोजना पड़ता है और हर आदमी को सवाल, हर व्यक्ति को सवाल पूछना पड़ता है और जो सोचता है कि उसके पास जवाब है, उसको जवाब देने उतरना पड़ता है। मगर ये पॉलिटिशियन, हाँ जी, सॉरी, मुझे अभी बहुत से प्रकरण सुनाई पड़े उत्तरों में, मुझे अभिमन्यु भी याद आता है। जिस तरह आप इन 8 दिनों में अर्नब अकेले पड़ गए थे, आप कौरवों के बीच घिरे हुए लग रहे थे। वेस्टेड इंटरेस्ट ने, बहुत ताकतवर लोगों ने, जिन ड्रग माफिया के ऊपर, जिन नारकोटिक्स डीलर्स के ऊपर, जिन मनी लॉन्ड्रर्स के ऊपर, जिनके पॉलिटिकल नेक्ससेस के ऊपर आपने सवाल खड़े किए थे, मुझे लग रहा था कि ये बहुत ताकतवर लोग हैं जो आज निपटाएंगे, इनको हाथ मौका लगा है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी थी। सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। आपने वो साहस दिखाया है और लोगों को शायद ये मुगालता था, ये भ्रम था कि 7 दिनों के संत्रास के बाद, धक्का मुक्की, मारपीट और तरह तरह की बेइज्जती के बाद आप टूट जाएंगे, आप 10 बार सोचेंगे। लेकिन जो बाहर निकलते वक्त आपने एक साहस दिखाया, वो सबके दिमाग में छप गया है, अंकित हो गया है। और उसी की याद दिला रहे थे जनरल बख्शी जब वो कह रहे थे कि एक फौजी के बेटे हो भाई, फौजी टूटता नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इसके लिए मैं सच में ईश्वर की बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे तो मौका मिला है,
मुझे मौका मिला है और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हमारे साथ हैं दिल्ली से, ये फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के। पुष्पेंद्र जी, सवाल मेरा ये है कि जब राजनेताओं से सवाल होता है तो कहते हैं आप व्यक्तिगत सवाल पूछ रहे हो, मगर जब एक पत्रकार को जेल में डाला जाता है तो कहते हैं ये हमारी देश की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है। ये मैं समझ नहीं पाता। कोई उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे को कोई कुछ पूछे तो कहते हैं तुम व्यक्तिगत बात पूछ रहे हो। ये राजनेताओं से राजनीतिक सवाल करना व्यक्तिगत कब से हो गया पुष्पेंद्र जी? देखिए अर्नब भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि आप वहां जेल में थे, आपने बहुत कुछ अंदर सहा है, लेकिन मैं आपकी पत्नी और आपके बेटे को सैल्यूट करता हूं कि इस 8 दिन में वो किस कश्मकश में, किस साहस में रहे होंगे। अभी जीडी बख्शी साहब ने आपके पिताजी का जिक्र किया। आपके पिताजी ने इस देश को बाहरी ताकतों से सुरक्षित रखा और आप उनके वो बेटे हैं जो इस देश के अंदर जो गद्दार हैं, जो आतंक को बढ़ावा देते हैं, जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, उससे आप इस देश को जगा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और उद्धव ठाकरे ने या उन तो तमाम ताकतें जो ये समझती थी कि वो विचार को हथियार से डरा और मार सकती हैं, ये साबित हो गया कि विचार को हथियारों से न मारा जा सकता है, न डराया जा सकता है। अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता वैसे होगी, कौन करेगा, किस तरह की होगी, मैं ये पूछना चाहता हूं। 25 साल के जीवन में मैंने भी लोगों को बहुत पास से देखा है। कौन लोग तय करेंगे आपकी पत्रकारिता को? वो लोग फौज को दिल्ली भेजकर तख्ता पलट कराने की गलत खबरें छाप रहे थे, वो लोग जो इस देश में ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा खाते हैं पत्रकार, वो लोग जो पार्टी ऑफिस में बैठ के टिकटें बंटवाते हैं, वो लोग जो मंत्री बनवाते हैं, वो लोग जो प्राइम मिनिस्टर के मीडिया एडवाइजर बनने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, कौन लोग तय करेंगे कि अर्नब गोस्वामी को कौन सी पत्रकारिता करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए? जो लोग इसको प्रोफेशन समझते हैं, हमने देखा कि आप जब जेल में थे, भारत के प्रिंट मीडिया में और दूसरे चैनलों ने जो चुप्पी साधी थी, तो आप तो पॉलिटिकल टेररिज्म के शिकार हुए, लेकिन इस देश में एक इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है जिसके शिकार हम लोगों को बाहर नजर आया कि ये कैसे काम करते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि आप एक विचार हैं, रिपब्लिक एक विचार है जिसे हथियारों से डराने की कोशिश की जा रही है, उसको उखाड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपने ये साबित कर दिया कि विचार जो है वो हथियारों से कभी डर नहीं सकता है, हथियारों से कभी मर नहीं सकता है। इसलिए इस देश ने इस 8 दिन के अंदर एक बदली हुई पत्रकारिता देखी, एक ऐसी पत्रकारिता देखी जिसके अंदर वंदे मातरम कहना पाप था, जिसमें भारत माता का बलिदान करना पाप था, एक तरफ से सेकुलरिज्म का झूठा पाखंड था, इस देश में इंटॉलरेंस का पाखंड था, इसमें अमन की आशा का पाखंड था, इसमें हिंदू मुस्लिम भाई भाई का पाखंड था। बहुत सारे नैरेटिव आपने तोड़े, लोगों को वो नैरेटिव पसंद नहीं आया। लोग देश की बात करते हैं, आपने राष्ट्र की बात कर दी, आपने राष्ट्र की बात करी है, आपने सनातन की बात की है, आपने साधुओं की बात की है, संतों की बात की है, बिल्कुल की है और करूंगा क्योंकि अगर अर्नब जी, क्योंकि अगर पुष्पेंद्र जी, अपने क्योंकि पुष्पेंद्र जी, अगर ये देश ने साबित कर दिया है कि अर्नब गोस्वामी एक चलता फिरता विचार है, अर्नब गोस्वामी एक चलता फिरता ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। मैं पुष्पेंद्र जी कि उन ताकतों को आपने जवाब दिया है। पुष्पेंद्र जी, हमें कहा जाता था कि तुम्हारी जो विचारधारा है उसका कोई स्थान नहीं है मॉडर्न इंडिया में। हमें कहा गया था कि तुम अगर वंदे मातरम कहोगे, अगर तुम भारत माता की जय कहोगे, तो तुम राइट विंग, सांप्रदायिक, नॉन सेक्युलर और कम्युनल इंसान हो। तो मैंने जब कल मैं बाहर आया तो मैंने बहुत बार सोचा, उस वक्त सदगुरु जी, मेरे गुरु जी श्री रितेश्वर महाराज जी जगत गुरु वृंदावन से लाइव हैं, तो कल मेरे मन में जब मैं 8 दिन के बाद बाहर आया और कठिन परिस्थिति में था, तो मेरे मन में बहुत सोच थी कि मैं बाहर आके क्या बोलूंगा, और पुलिस वाले, उनकी पूरी कोशिश थी कि मैं बाहर कुछ ना बोलूं। तो मैंने बोला, मैं अगर इधर से गाड़ी लेके निकल जाऊंगा तो ये इंसल्ट होगा उन लोगों का जिन्होंने मुझे इन 8 दिनों में समर्थन दिया है। तो मैं बहुत सोच रहा था सदगुरु जी कि आखिर बाहर आके क्या बोलूंगा।
मगर आखिर आप देखेंगे उस टेप में कि दो तीन सेंटेंस के बाद मैं और कुछ बोल नहीं पाया और सिर्फ भारत माता की जय और वंदे मातरम कहता गया मैं अगले 15 मिनट तक, क्योंकि अब ये एक, और मैं खुलकर कह रहा हूं आज सदगुरु जी, ये आज तलोजा जेल के बाहर से कल शाम 8 बजे एक विचारधारा की लड़ाई और शुरू हो गई है, और हो जाए भारत में विचारधारा की लड़ाई, क्योंकि हमारी विचारधारा भी भारतीय है। अगर विदेशी विचारधारा को इस देश में लाया जाएगा और हमारी विचारधारा को कहा जाएगा इस देश में नहीं रह सकते, कि साधुओं के लिए बात करोगे तो सांप्रदायिक हो, हाथरस की सच्चाई दिखाओगे तो तुम सांप्रदायिक हो, तुम संघी हो, तुम ये हो वो हो, तो हम भी चैलेंज करेंगे। सदगुरु जी, चैलेंज करने का समय आ गया है। आपको क्या लगता है? और आपने जो वृंदावन में मेरे लिए जो प्रार्थना की है, यज्ञ किया है पिछले 8 दिनों के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सदगुरु जी। अर्नब जी, पहले ये दीपक मेरे अर्नब के लिए, मेरे प्यारे के लिए है। मैं यमुना के किनारे बैठा हूं, तट पर भीषण ठंड है। हजारों साधु विगत 3 घंटे से, हजारों लोग वृंदावन में जो कभी सड़कों पर नहीं आते, मैंने अपने 40 साल के इस जीवन में पहली बार देखा कि वो साधु संत महंत अपने आश्रमों से बाहर निकलकर कहे कि नहीं गुरुजी, हम सब मिलकर अर्नब बेटा के लिए आवाज उठाएंगे, हम सब मिलकर राष्ट्रवाद के लिए आवाज उठाएंगे। और सिर्फ इसलिए नहीं कि आप पाल घर की बात उठाते हो, चाहे पाल घर में साधु की हत्या हो, चाहे दिशा साल्यान की हत्या हो, चाहे सुशांत की हो, चाहे एक मजदूर किसान की हो, अरे अर्नब किसी एक की नहीं, अर्नब भारत की आवाज उठाते हैं, अर्नब राष्ट्र की आवाज उठाते हैं। और सुनिए अर्नब जी, आपने कल भारत माता की जय कहा, वंदे मातरम कहा, एक नई लकीर खींच दी है, एक नए भारत का सूत्रपात कर दिया है कि जेल से निकलकर, और मैं आपकी घबराहट भी देख रहा था गाड़ी में, आप उछल गए थे सीट के ऊपर और निकल गए गाड़ी से ऊपर, और दोनों मुट्ठी भींचकर जब आपने कहा वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मैं सत्य कहता हूं अर्नब जी, सत्य कहता हूं, रोम रोम खड़े हो गए प्रत्येक भारतवासी के, 100 करोड़ भारतवासियों के। मैं सत्य कहता हूं, कल जैसा हम लोगों ने महसूस किया, साधु मैं बाद में हूं, पहले भारत राष्ट्र का एक नागरिक हूं, सिपाही हूं, राष्ट्रवाद का सिपाही हूं। और यह पत्रकारिता की लड़ाई नहीं है, किसी चैनल की लड़ाई नहीं है, व्यवसाय की लड़ाई नहीं है, राष्ट्रवाद की लड़ाई है। आतंकवाद के विरुद्ध आपने बिगुल फूंका है, इसलिए आतंकवादियों के साथ आपको जेल में ठूंस दिया गया, उस जेल में डाल दिया गया जहां आतंकवादी बंद हैं। आप देखिए, मैं बैठा हूं, आज यहां फूलों की होली खेली गई है, और मैं पैनल में बैठे सभी राष्ट्रवादियों को, इस करण भंडारी, चाहे हमारे जनरल बख्शी, हमारे चाहे ममता काले, ये जितने भी लोग हैं, मुकेश जी, सबको होली खिलाता हूं। आज वृंदावन होली और दीपावली एक साथ खेला है, आज पूरे वृंदावन में होली और दीपावली मनाई गई है। और ये क्षणिक उन्माद नहीं है, ये उन्माद नहीं है, ये एक राष्ट्रवाद है, ये विचारधारा है। हम कोई उन्मादी नहीं है, चिल्लाने वाले नहीं हैं, हम बड़े शांत धीर और गंभीर हैं। एक ही बात कहूंगा अर्नब, एक ही बात कहूंगा, वह पथ क्या, वह पथिक क्या, जहां बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जहां धारा प्रतिकूल न हो। तो प्रतिकूल धारा में मेरे अर्नब ने अपनी नैया को आगे बढ़ाया है। पूरा राष्ट्र, 100 करोड़ हिंदुस्तानी सनातन धर्मावलंबी, दुनिया के एक एक लोग मेरे अर्नब के साथ खड़े हैं। मेरे इमोशन आज पहली बार कंट्रोल में नहीं है।
गोस्वामी का अर्थ होता है संस्कृत में गो मतलब इंद्रियां, जो अपने इंद्रियों का स्वामी हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध जिसके ऊपर वो रूल करता हो। मेरे अर्नब को न पैसा तोड़ पाया, न जेल तोड़ पाए, न आतंकवादी झुका पाए, न शासन सत्ता के जोर झुका पाए। मैं सत्य कहता हूं अर्नब गोस्वामी, आज गोस्वामी शब्द को भी आपने सत्य साबित कर दिया। गोस्वामी जिसके इंद्रियों पर नियंत्रण हो। बिट्टा जी, हमारे मुकेश जी, जनरल जीडी बख्शी साहब, हमारे ललित जी, जो भी लोग हैं। और एक अंतिम बात कहता हूं अर्नब जी, बस एक बात, अपने लोगों को पहचानना है। मैंने इस दौरान देखा कि हम राष्ट्रवादियों के ऊपर भी हमला कर गए आक्रोश में। मुझे लगता है कि हमें अपने शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना होगा, सभी राष्ट्रवादियों को जोड़कर चलना होगा। मैं आज इस चैनल से कहता हूं, मैं दलाल नहीं हूं किसी का, लेकिन जो राष्ट्र की बात करेगा, अगर नरेंद्र मोदी राष्ट्र की बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो हृदय खोलकर उनके साथ संत खड़े होते हैं। अगर अमित शाह ट्वीट भी करते हैं एक पत्रकार के लिए तो बड़ी बात थी। मैं पक्ष नहीं लेता किसी पार्टी का, लेकिन राष्ट्रवादियों को एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करना है। हम राष्ट्रवादियों को एक साथ रहना है, चाहे साधु हो, संत हो। और हरीश साल्वे को तो मैं नमन करता हूं, हरीश साल्वे को मैं नमन करता हूं। वाह हरीश साल्वे, वाह सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, आपने तो कमाल कर दिया। आपने अविलंब और निःशुल्क न्याय मेरे अर्नब को दे दिया, मेरी भारत माता को दे दिया। मैं बहुत भाव विभोर हूं। बस वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सदगुरु जी। मैं भावुक हो गया। बिट्टा जी भी सुन रहे हैं, आपको नमन कर रहे हैं, और आपके एक एक शब्द से मुझे और शक्ति मिल रही है। शाजिया भी कुछ कहना चाहती है आपको। उससे पहले इश्करण एक बात मैं कहना चाहूंगा। आश्चर्यचकित मैं तब हो गया इश्करण, जब मुझे पता चला कि उसी सर्कल में जहां पे मैं था, तलोजा जेल के, उसमें वही वो ड्रग माफिया वाले लोग थे जिन पर मैंने खुलासा 2 महीने पहले किया था और मेरे कारणवश वो जेल में थे। तो जीवन की हर एक ऐसी नई सिचुएशन हमें कुछ और सिखाती है। मैं भूल नहीं पाऊंगा कि उस सेल में वही लोग थे, वही ड्रग पेडलर थे जिनके बारे में हमने एक्सपोज किया था 2 महीने पहले। तो मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं है कि हमें सबक सिखाने के लिए उन्हीं के साथ रखा गया हो सकता है नहीं हो, मगर सोच तो कभी ना कभी ऐसी आती है। इश्करण, ये बताइए, ये साजिश क्यों की गई, ये क्यों की गई? मैं 2 बातें आपको बताना चाहूंगा। पहली बात, सच की तो हमेशा अग्नि परीक्षा हुई है और मुझे पूरा यकीन था कि इस अग्नि परीक्षा से और भी बलवान होके निकलेंगे। इतने बलवान होके निकलेंगे ये तो मेरी भी कल्पना से दूर था, कि इतना जन समर्थन आएगा ये मेरी भी कल्पना से दूर था। बलवान होके निकलेंगे ये मुझे पता था, पर जनता इतना प्यार देगी, इतना स्नेह देगी, शायद आपको भी पता नहीं होगा, क्योंकि कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि जब वो किसी डिफिकल्टी में जाएगा तो नॉर्मल लोग आके उसको इतना सपोर्ट देंगे। मुझे आज भी याद है जिस दिन आपके साथ हुआ था, और स्पेशली जब आप क्वारंटीन सेंटर से जेल जा रहे थे, मैं सुबह उठा तो मैंने सुबह हुआ था, मैंने देखा 445 या 50 मिस्ड कॉल थी मेरे फोन पे। मैं आपको बाद में उसकी स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा। मेरा फोन पुलिस वहां से मुझसे छीन के ले जा चुकी थी। अर्नब, मेरे फोन पे 440 मिस्ड कॉल थी। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, क्या ट्रेजेडी होगी जब आप फोन खोलते हैं। उससे पहले 440 मिस्ड कॉल देखे, उसके बाद देखा मैंने सारी कॉल्स आपके लिए थी, क्योंकि जो सुबह लोग मुझसे पहले उठ के टीवी देख चुके थे, उन्होंने देखा था क्या हुआ था। अर्नब, मैं इसमें 2 बातें और बोलना चाहूंगा कि उस जेल की जो आप बात कर रहे हैं और ये क्या हो रहा है। आपने कहा आपके साथ व्यवहार टेररिस्ट से भी बदतर किया गया। एक बात बोलूं, टेररिस्ट क्या करता है? 8-10 इनोसेंट लोगों को मार देता है। आप टेररिस्ट से ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि आप जब रिपब्लिक पे सच बोलते हैं उससे आप पूरी सत्ता हिला सकते हैं, उससे आप राजतंत्र हिला सकते हैं। तो टेररिस्ट से किसी भी नेता को डर नहीं लगता, क्योंकि वो 4, 5, 8, 10 इनोसेंट्स को ही मारता है। पर जो सच बोलता है, जो रिपब्लिक पे अर्नब गोस्वामी ने किया है,
उससे तो पूरी सत्ता गिर सकती है। तो सत्ता के लिए आप टेररिस्ट से ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि आप टेररिस्ट से ज्यादा नुकसान सत्ता को दे सकते हैं। और तीसरी बात अर्नब, कभी मैं एक पॉजिटिव बात करना चाहूंगा, कभी कभी किसी व्यक्ति के भाग्य में लिखा होता है कि वो किसी चीज का प्रतीक बन जाए या सिंबल बन जाए। आप जेल के अंदर एक बड़े ऑनेस्ट जर्नलिस्ट की तरह गए थे, पर आप जेल से बाहर एक प्रतीक बन के आए हैं डेमोक्रेसी का, करेज का, सच्चाई का। और ये अब आप पे भी जिम्मेवारी और बढ़ गई है, जर्नलिस्ट की जिम्मेवारी से ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, एक बस कंडक्टर का मुझे मैसेज आया था, उससे लेके उद्योगपति और टॉप उद्योगपति का मुझे मैसेज आया कि अर्नब के साथ क्यों हो रहा है ऐसा, गलत हो रहा है। तो आपने एक बस कंडक्टर से लेके एक मल्टीपल जनरेशन उद्योगपति तक आपने लोगों के दिल की तार छू दी है। ये आपके भाग्य में था, ये आपके किस्मत में था कि आपको ये सिंबल बनना है, क्योंकि अत्याचार के बाद ही आदमी बहादुर बनता है और एक सिंबल बनता है। मुझे बहुत खुशी है, मैं पॉजिटिव नोट पे लास्ट बात करूंगा कि आपकी जो मेहनत थी 24-25 साल की, उस पे जो जनता का आपको समर्थन मिला, मुझे पता है जब जो आप पे बीती वो तो याद रहेगा, पर ये जनता का समर्थन भी आपको सारी उम्र याद रहेगा और पूरे देश को याद रहेगा। मैं तो पिछले 8 दिनों का और कल का जो मैं जब निकला इतने लोग खड़े थे, मैं कभी जीवन में नहीं भूल सकता। बिट्टा जी, मैं हमेशा कहता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और आज जो आप लोगों से प्यार और स्नेह ये मिला है मुझे, इसने ये साबित कर दी कि जब तक आप जैसे लोगों का साथ रिपब्लिक नेटवर्क के साथ हमारी लड़ाई में रहेगा, तो कोई कमजोर नहीं कर सकता इस नेटवर्क को। मुझे बोला जा रहा है हम तोड़ देंगे तुम्हारे नेटवर्क को। बिट्टा जी मुझे कह रहे तोड़ देंगे, घसीट देंगे, तुम्हें आर्थिक तौर से कमजोर कर देंगे, तुम इस नेटवर्क को नहीं चला पाओगे। क्या तोड़ पाएंगे बिट्टा जी इस नेटवर्क को? अब कायरों की गीदड़ भक्ति। मैं पुष्पिंदर जी को सुन रहा था, इतिहासकार, जज्बा लोगों को जगाने का। उन्होंने एक बात कही पुष्पिंदर जी ने कि कभी वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलने के ऊपर नफरत की जाती थी। मैंने खुद अपनी पार्टी में देखा है, आज से 11 साल पहले अगर मैं वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलता था, मुझे आज वंदे मातरम बिट्टा आरएसएस का, भारत माता की जय बिट्टा बीजेपी का। और बचपन के अंदर 7 साल की उम्र के अंदर जलियांवाला बाग के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून में शपथ ली थी वंदे मातरम बोलते हुए। और जब पहली बार आजादी का तिरंगा झंडा लहराया, सामने भिंडरावाला आतंकवादी, और कहा बिट्टा अगर झंडा लहराएगा बम्बों से उड़ा देंगे। बम चला और झंडे की रक्षा की। कैसे की? वंदे मातरम, भारत माता की जय। बड़े बड़े बम भी दूर चले गए। जिंदा शहीद गोस्वामी जी, आपके अंदर जो वंदे मातरम और भारत माता का जज्बा था, यही आतंकवाद की, राजनीतिक आतंकवाद को हरा के फेंक दिया। पुष्पिंदर जी ने सही बोला, संतों महात्माओं ने सही बोला कि वंदे मातरम आज से 12 साल पहले इस आजाद हिंदुस्तान के अंदर, आजाद नहीं, हम राजनीतिक गुलामी में थे, हम राजनीतिक आतंकवाद थे। आज महाराष्ट्र में राजनीतिक आतंकवाद है, कई और स्टेटों में राजनीतिक आतंकवाद है। मैं फिर कहूं, मैं हारा हूं, मैं जीता नहीं हूं राजनीतिक आतंकवाद से, बम्बों गोलियों से जीता हूं। पर जिंदा शहीद गोस्वामी जी, आप जीते हैं, आप हमारे आदर्श हो, पीछे हम चलेंगे, किसी की हिम्मत नहीं है। आपकी तरफ देख ले, देश पूरा आपके साथ है। पर पूरे आज मीडिया को, हिंदुस्तान के मीडिया को कहना चाहूंगा, अपने रस्तों को बदलने की कोशिश करो, अपने रस्तों को अलग बनाओ, आजाद विचारधारा करो। जिस तरीके से पुष्पिंदर जी ने बोला कि मीडिया की विचारधारा को एक आजाद बनाना चाहिए, उस रास्ते पे चलने की जरूरत है। पुष्पिंदर जी ने बिल्कुल सही बात कही थी। वहां पे मूल बात क्या है कि विचारधारा की लड़ाई मीडिया में भी है और हो सकती है, मगर अभी तो मुझे लगता है हम पीछे नहीं हटने वाले। आपको क्या लगता है ममता जी, पीछे हटेंगे क्या? मैं कहता हूं मीडिया में उनको बदलना पड़ेगा, हमें नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता अर्नब जी पीछे हटने का। हम आपके साथ खड़े हैं और साथ रहेंगे, और हम देखेंगे जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं ना कि ये रिपब्लिक को बंद करेंगे, उनके लिए ये लाइन है कि दम है तेरे दमन में कितना, देख रहे हैं और देखेंगे, किसी में इतनी ताकत नहीं है। और बाय द वे एक चीज और, आज ना मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी
गृह मंत्री जी और सीपी साहब को धन्यवाद देना चाहती हूं। अब सब लोग सोच रहे होंगे कि ममता को क्या हो गया, धन्यवाद क्यों दे रही है? इसलिए धन्यवाद दे रही हूं कि आज आपने हिंदुस्तान की जनता को यह दिखा दिया कि अर्नब गोस्वामी का दूसरा स्वरूप क्या है। पहली बात। दूसरी बात, हम हिंदुस्तानी ना कहीं बिखर गए थे, आज एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, इकट्ठे हैं, पांचों उंगलियां मुट्ठी बनके एक साथ हैं और आपके इस दमन का बदला लेने के लिए और आपसे टकराने के लिए तैयार है और हमारी आवाज ही आपके लिए। और उन्होंने ये कहा था मेरी टीम ने, एक तो मैं बिल्कुल अकेला नहीं हूं, आप जैसे लोग हमारे साथ हैं, शाजिया हमारे साथ है, बिट्टा जी हमारे साथ है, पुष्पेंद्र जी हमारे साथ है, मेरी टीम हमारे साथ है। मेरी टीम बिल्कुल मुझे कभी अकेला फील नहीं करने देती। मैं एक चीज बोल सकती हूँ, बोलिए। ऐसा है कि आप फौजी के बेटे हैं, आप एयरफोर्स आर्मी नेवी पैरामिलिट्री फोर्सेस में देखेंगे, जब कमांडर को कोई परेशानी हो जाती है, जो सेकंड इन कमांड होते हैं ना, वो कमांडर की जगह ले लेते हैं और उसको बिल्कुल दुश्मन को आगे नहीं आने देते हैं। हमने देखा अर्नब जी, आपकी टीम ने ऐसे काम किया है। यू आर ब्लेस्ड एंड मोर देन यू, दे आर ब्लेस्ड टू हैव यू। एंड सल्यूट है आप सब लोगों को, प्रणाम है आप सब लोगों को। बहुत फैंटास्टिक टीम है, 16-18 घंटे हर दिन काम करके उन्होंने और कभी हार नहीं मानी है। देखिए ये जो यंग जर्नलिस्ट है रिपब्लिक नेटवर्क के, उनको पता है कि सारे पॉलिटिशियन की एक को साजिश हो रही है कि इस नेटवर्क को बंद करिए, मगर ये नेटवर्क अभी बंद नहीं होगा। उद्धव जी आप समझ जाइए, ये तो क्रांति है। और एक लाइन जो मेरे नेटवर्क के लोगों ने लिखी थी, साजिया, उसके बाद आपको मैं दे रहा हूं। उन्होंने कहा था, एक ग्राफिक चली थी चैनल पे, तो जो बंदी थे उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे चैनल पे बड़ा अच्छा लाइन एक चल रहा है। तो मैंने बंदी को पूछा कि क्या है, तो उन्हें बोला एक लाइन चल रही है कि काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। और वही साजिश हो रही है, देखिए वही साजिश हो रही है रिपब्लिक नेटवर्क के साथ। शाजिया, मैंने सुनी ये लाइन, मैंने ऐश्वर्या को ये लाइन कहते हुए सुना। और अर्नब, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूं कि आपकी जीत आम लोगों की जीत है, साधारण लोगों की जीत है, हमारे गणतंत्र की जीत है। और आज के दिन मैं आपसे सवाल पूछूंगी, मैं भी एक वक्त में एंकर रही हूं अर्नब, और पूछता है भारत, और पूछ रहा था भारत, और पूछ रहा है अभी भी कि आप कैसे हैं अर्नब। और दूसरी बात, जब आप बिल्कुल अकेले थे, वो 7 रातें जो आपने बिताई हैं काल कोठरी में, तो किस तरह के ख्यालात आपके मन में आते थे, उसके बारे में हमें बताएं, ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूं। तो शाजिया, पहली बात तो ये है कि किसी के पास फोन नहीं हो और बात करने के लिए कोई अपने दोस्त वहां पे नहीं हो तो नए दोस्त बनते हैं। मेरे कई नए दोस्त बने, 700 लोग थे मेरे साथ, मेरे सर्कल में, अलग तरह का जीवन था वहां पे मेरा, और मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने अपने मेंटल फोकस को रखा। मैंने उन 8 दिनों में अपने लॉयर से ही बात ज़्यादा कम की। मैंने रिपब्लिक नेटवर्क के लिए आगे क्या प्लानिंग करनी है, पूरी प्लानिंग मैंने की। और 8 दिन में मैंने ये प्लान बनाई है कि अगले 18 महीनों में भारत के हर प्रांत, हर राज्य और हर भाषा में रिपब्लिक नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग करेगा। और उसके साथ साथ 17 और 18 महीनों के अंदर हम लंदन से हमारे रिपब्लिक नेटवर्क ग्लोबल ऑपरेशंस की शुरुआत यूनाइटेड किंगडम से करेंगे। और उसकी घोषणा मैंने की है क्योंकि उसकी अपनी सिग्निफिकेंस बनेगी, क्योंकि हमें 18 महीनों में रिपब्लिक नेटवर्क ग्लोबल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाकर ये दिखाना होगा कि सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं, विदेश में रहने वाले लोगों के लिए भी हम इंग्लिश लैंग्वेज में ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। तो ये मेरी कोशिश है। तो मैंने एक भी मिनट टाइम वेस्ट नहीं किया। और शाजिया, मैंने बहुत योगा की, मैंने 3 किलो वेट लॉस की, मैंने मेंटल फोकस अपनी बढ़ाई, मैंने 4 किताबें वहाँ पे ख़त्म की, मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में पूरी लिख दी। तो अच्छा समय बीता और मुझे लगता है इसके बाद और स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली बनूंगा। तो गौरव भाटिया जी, आप तो हेल्थ फ्रीक हैं, आप अगर अपना हेल्थ इंप्रूव करना चाहे अगली बार जब मुझे तलोजा भेजा जाएगा तो मैं गौरव भाटिया को वहां पे ले जाऊंगा ताकि मेरे जिम पार्टनर बन सके तलोजा जेल के अंदर। गौरव, आप जाओगे ना? वैसे भी उद्धव जी आपको भी अंदर करना चाहते हैं, लेकिन हम आपको जाने ही नहीं देंगे। मैं अर्नब जी आपको कहता हूँ, आपने कहा आप जेल जाओगे। नहीं, हम लोग खुशी जाएंगे। अगर उद्देश्य मेरे देश की प्रगति और सुरक्षा होगा तो जेल जाना क्या, फांसी पे हम लोग चढ़ जाएंगे। उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। और मैं आपसे एक बात कहूंगा, अभी जिक्र आ रहा था अभिमन्यु और अर्जुन का, महाभारत का।
तो ये भी आधुनिक महाभारत है। और अभिमन्यु और अर्जुन दोनों वीर थे, लेकिन आप अर्जुन बन के निकले अर्नब, आपने चक्रव्यूह भेद दिया। सवाल तो पूछता है भारत उनसे जो धृतराष्ट्र और दुर्योधन बन गए, जिन्होंने षड्यंत्र रचा, लेकिन अर्जुन ने उस चक्रव्यूह को भेद दिया। दूसरी बात, मैं सर्वोच्च न्यायालय की हियरिंग की जरूर आपसे बांट देता हूं। पूरी हियरिंग जो है मेरे समक्ष थी। मैं आपको बताऊं, जब पूछा गया मुंबई पुलिस से कि आप बताइए ये ऑफेंस बना कैसे, आपको मालूम है वो निरुत्तर हो गए। वो नहीं बता पाए ऑफेंस कैसे बना। बस उन्होंने एक बात कहा कि कल बेल लग रही है, कल तक टल जानी चाहिए, इसलिए बेल मत दीजिए। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है अर्नब, आप ये जान लीजिए, ये जो आपने कहा ना प्राप्त क्या हुआ, महाराष्ट्र सरकार को प्राप्त हुआ, बेइज्जती प्राप्त हुई, उनको बेशर्मी प्राप्त हुई, जनता उनको कोस रही है। और अगर चुनाव हो जाए, और ये राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, जो जनता का विश्वास तोड़ता है वो कुर्सी के नीचे दबा दिया जाता है। आप देखिएगा इन सोनिया सेना वालों का क्या होगा, इनकी पेंगुइन का क्या होगा, आप देखिएगा। सुशील, जनता इनका भविष्य लिख पूछिए, गौरव को पूछिए। महाभारत का प्रकरण लाया, आपने कहा लोग देख रहे थे कि दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने क्या किया। मैं कहना चाह रहा हूं लोग ये भी देख रहे थे कि पांडव क्या करेंगे। लोग ये भी देख रहे थे कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब कुरु सभा में वो सब कहां थे जिनके भरोसे द्रौपदी थी वहां। देश ये भी पूछ रहा है आज। केवल 1 या 2 ट्वीट कर देने से अपने जिम्मेदारी की इतिश्री नहीं होती है। सब लोगों की सांस अटकी हुई थी। जो लोग अधिकार सत्ता में थे, जिन लोगों के हाथ में ताकत थी, जो लोग इंटरवीन कर सकते थे, मैं उत्तर दे, वो सब लोग कहां गायब थे? है कोई बात नहीं। देखिए, आपके चैनल पे अर्नब जी अभी यहाँ पे बहुत ही प्रतिष्ठित जो हैं लोग थे, उन्होंने क्या कहा कि हम हो सकता है धैर्य खो दें, आपा खो दें, लेकिन मैं आपको बताता हूं, आपने कहा ट्वीट ही किया। नहीं सुशील जी, मैं आपको उदाहरण देता हूं, ट्वीट नहीं किया। सबसे पहले बताया कि हम अर्नब के साथ खड़े हैं, जबकि हम एक राजनीतिक दल हैं। ये गृह मंत्री जी का वक्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह प्रदर्शन किया, ये चिंता नहीं करी कि कोई क्या सोचेगा कि एक चैनल का एडिटर और एक पार्टी साथ है। हमने कहा मीडिया की स्वतंत्रता के लिए। अब सुनिए, का प्रश्न नहीं था, ये गलत बात है, ये गलत बात है। जब हमारे लोकतंत्र का प्रश्न था, ये हमारे अभिव्यक्ति की आजादी का प्रश्न था। कोई बात नहीं, आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। आपने मुझसे प्रश्न किया और आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उत्तर ले सके, आप उत्तर ले सके, ये हिम्मत नहीं है। नहीं, आप तो आप सुनिए, नहीं रहे सवाल, मैं आपको बता रहा हूं, आपने कहा और मैं बता रहा हूं, जो आपने कहा कि क्या किया हमने, मैं उत्तर देता हूं। कृष्ण रूपी कौन खड़ा था? भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी। हर प्रदेश में हमारी पार्टी ने प्रदर्शन किया। मैं आपको एक व्यक्तिगत बात बता दूं, मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं सर्वोच्च न्यायालय का। जब मैंने देखा अर्नब के मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, जब उसकी जान खतरे में है, मैंने स्वयं पत्र लिखा। हमारे हर वरिष्ठ नेता ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा कि लोकतंत्र जो है इसके ऊपर एक प्रहार है। और इसलिए ऐसे प्रश्न मत पूछिए। पूरा देश जानता है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का जो रोल है उसको स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। कृपया करके इस तरह के प्रश्न अगर आप पूछते तो उत्तर भी सुनिए। गौरव भाटिया जी, सुशील जी, देखिए सोच आप दोनों की एक ही है, आप दोनों ही समर्थन कर रहे हैं हमारा अलग अलग तरीके से। मैं अंत में ये कहूंगा कि हमारे साथ आज काम करने वाले रिपब्लिक नेटवर्क के जो मेरे सहकर्मी हैं, उन्हें काले कपड़ों में ढककर मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जा रहा है। इसलिए आज ये मुहिम और आंदोलन बननी पड़ेगी, नहीं तो कल किसी भी जर्नलिस्ट को काले कपड़ों में बांधकर मैजिस्ट्रेट के सामने ले लिया जाएगा। ड्रग माफिया को नहीं ले जाते हैं, ये रिया चक्रवर्ती को नहीं ले जाते। बिल्कुल, ड्रग माफिया को नहीं ले जाते, उनको बड़े सम्मान के साथ लेके जाते हैं। और घनश्याम जो एवीपी है रिपब्लिक के,
उनको आप काला कपड़ा डाल करके ले जाते हैं और इलीगल तरीके से, जैसे आपको अरेस्ट किया। आतंकवादियों के लिए ऐसा व्यवहार नहीं होता इस देश में, पत्रकारों के साथ हो रहा है। जो कोकेन लेकर जा रही थी उनको एक दिन में बेल मिल जाता है और अर्नब गोस्वामी को 8 दिन लगते हैं बेल मिलने में। जी मैं आज आपको सिर्फ ध्यान दिला दूं एक बात को कि रिपब्लिक नेटवर्क को परेशान करने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। दोस्तों, आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और ये याद रखें, ये चैनल नहीं है, अब ये भारत की लोगों की मुहिम है। रिपब्लिक नेटवर्क एक चैलेंज नहीं है, अब ये एक आंदोलन बन चुका है। सच्चाई के लिए जो संग्राम हम करेंगे वो इसके आगे और बुलंद होगा। भारत माता की वंदे। दोस्तों, मैं मानता हूं कि हर दिन एक नया दिन होता है और हर दिन की शुरुआत उम्मीदों की शुरुआत होती है। दोस्तों, समय की सबसे खूबसूरत चीज ये है कि वो बदलता रहता है। कल कुछ और था और आज कुछ और है। कल मैं इस समय, ठीक इस समय तलोजा जेल में था और आज स्टूडियो में हूं। इसलिए कहते हैं समय बड़ा बलवान है, समय का चक्र ऐसा ही घूमता है। इस बात को मैंने तलोजा जेल में महसूस किया। जिन लोगों को मैंने एक्सपोज किया, जिनकी सच्चाई दुनिया को दिखाई, वो इसी तलोजा जेल में बंद है, उसी सर्कल में थे मेरे साथ। इसीलिए मुझे तलोजा जेल में भेजकर ये लोग शायद मुझे मैसेज देना चाहते थे, सबक सिखाना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ तो उल्टा। जो लोग मुझे सबक सिखाना चाहते थे, सबक तो उन्हें मिल गई। आज उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि सच हमेशा जीतता है। समय जरूर लगता है लेकिन जीत जरूर होती है। दोस्तों, ये आपका प्यार और भरोसा यही है जिसकी बदौलत आज रिपब्लिक भारत देश का नंबर 1 चैनल, हिंदी न्यूज चैनल है। इतने कम समय में इतनी बड़ी छलांग सिर्फ और सिर्फ आप और आपके भरोसे की जीत है ये। मैं दोस्तों हिंदी न्यूज में नहीं था। 2 फरवरी 2019 को मैं हिंदी न्यूज एंकर बना और आज 12 नवंबर 2020 है। आपने सिर्फ 1 साल में मुझे इस चैनल को यहां पहुंचा दिया। ये प्यार जो हमने पाया है, ये मेरे पास है, यही मेरी दौलत है। कुछ लोग कहते हैं कि आज मैं टीआरपी स्कैम का किंग पिन हूं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं हवाला ट्रांजैक्शन वाला आदमी हूं। ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं? ये ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लोग आपका प्यार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि आपने हमारी पत्रकारिता को अपने आप लोगों ने किस तरह से स्वीकार किया। देश के लोग मेरी पत्रकारिता को पसंद करते हैं, ये बात उन्हें गले से नहीं उतर पा रही है। वे लोग मुझे अल्ट्रा राइटिस्ट कहते हैं, आजकल कहते हैं मैं सांप्रदायिक हूं। कुछ भी कहे, मुझे इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे उनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये भी मैंने तलोजा जेल में सोच करके मैंने सोचा, बाहर आके कहूंगा अरे छोड़िए, बंद कीजिए, आपकी सर्टिफिकेट कौन चाहता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपकी सर्टिफिकेट चाहिए। मैं जैसा हूं, मैं जैसी पत्रकारिता करता हूं, उसे
इस देश की जनता ने स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं आज आपके सामने नतमस्तक हूं, आपका आभारी हूं मैं। इसलिए अगले आधे घंटे के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूं, कई हमारे दोस्तों के साथ आपसे सीधा संवाद करना चाहता हूं। दोस्तों चलिए संवाद शुरू हो जाए। ये भारत के लोगों की जीत है, ये भारत के लोगों की जीत है। ये जनता का प्यार है। टाइगर इज बैक, वी सपोर्ट अर्नब गोस्वामी। ये हिंदुस्तान की आवाज है। ये देश की एक मां का आशीर्वाद है। तुम्हारे जैसा बेटा भारत देश में और आए, जैसा तुमने कमाल किया। क्योंकि अर्नब अब केवल अर्नब नहीं, देश की आवाज है। किसी पत्रकार के लिए ऐसा हुजूम कभी नहीं देखा गया। किसी पत्रकार के लिए जनता का ऐसा प्यार कभी नहीं दिखा। ये विश्वास की जीत है, ये भरोसे की जीत है। भरोसा उस पत्रकारिता में जो अर्नब गोस्वामी करते हैं। अर्नब की पत्रकारिता पर देश की जनता की मुहर है। इतना प्यार, इतना समर्थन, मुझे क्या आपको लगा कि जेल के अंदर मुझे पता नहीं चला? अरे जेल के अंदर समर्थन, जेल के बाहर समर्थन, रास्तों में समर्थन, लोगों के बीच में समर्थन, लोगों के दिल में समर्थन, देश में समर्थन, हर राज्य में समर्थन। ये समर्थन प्राप्त होता है, ये समर्थन लोग जीतते हैं। जब अर्नब जेल में थे तब पूरा देश सड़कों पर था, उनकी आजादी के लिए प्रार्थना कर रहा था। और जब अर्नब जेल से बाहर निकले तो देश ने जश्न मनाया। दिवाली से पहले दिवाली मनी। आज अर्नब देश को बताना चाहते हैं कि जनता का यही प्यार उनकी सबसे बड़ी ताकत है, उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। ये ऐसी संपत्ति है जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसका कोई मोल नहीं। और इसी ताकत के बूते अर्नब का प्रण और पुख्ता हो गया है। सच की लड़ाई जारी रहेगी, बिना रुके, बिना झुके। इसलिए क्या जनता से मिले इस प्यार की शक्ति को सत्ता में बैठी ताकतें कभी दबा पाएंगी? पूछता है भारत। तो अभी कॉल्स लेंगे। हमारे पहले कॉलर हैं, पहले हमारे साथ प्रोग्राम पर हमारे साथ हैं अनुजा कपूर, ममता काले, ललित अंबरदार, सुब्राष्टा, प्रीति पांडे और मालिनी अवस्थी जी। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने, मैं जब अंदर था, आप लोग जिस तरह से हमारा समर्थन कर रहे थे, मेरा समर्थन कर रहे थे, मैं थैंक यू भी नहीं कह पा रहा शब्दों में उसको। We love you. मैं आपको बस इतना कह सकती हूँ कि मैं प्रीति पांडे, ममता, प्रीति we are missing you, you are there. Yes, you have to hug it. बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। और हमारा स्लोगन था, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। तो शेर आज स्टूडियो में पहुंच गया है। काशी में हूँ, बनारस में हूँ, कल यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था। यहाँ से आपको कहती हूँ हर हर महादेव। और आप ये शेर की वापसी हो गई। अरे I'm sitting, you know, when I hugged him, you will not believe. मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि हम लोग भाई सब यही कह रहे हैं कि रिपब्लिक भारत में हम पहले एज ए गेस्ट पैनलिस्ट बैठते थे। मुझे नहीं मालूम इन 4-5 महीनों में हम फैमिली कैसे बन गए। और ये फैमिली हमें तब पता चला कि हम लोग बन गए हैं जब अर्नब को हम लोग खींच कर वापस लाए हैं। और इस सारे सपोर्टर्स हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मैं यहीं से अर्नब आपको, थैंक यू सारे लोगों की तरफ से जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, जो मैसेजेस भेजे, बनारस, काशी, विश्वनाथ की धरती से आपको यहीं से याद करती हूँ। ढेर सारा प्यार, ढेर सारा स्नेह पूरे विश्व की तरफ से। देखिए कल मैंने सुब्राष्टा को कहा, सुब्राष्टा से कल रात को बात हुई जब मैं ऑफिस आया था, तो संजय पाठक ने फोन लगाई थी उनके साथ। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आपको मैंने टीवी पे देखा था और विश्वास नहीं करेंगे, जब आप 700 बंदियों के साथ एक जगह बैठते हैं ना सुब्राष्टा, कभी कभी आपको लगता है मुझे सब लोग भूल गए, बाहर क्या हो रहा है। कोई तो फोन भी नहीं कर पा रहा था, सुब्राष्टा बात कर रही थी तो आवाज में इतनी बुलंदी थी कि आई रियली फेल्ट वेरी स्ट्रांग। सो थैंक यू। आग लग गई थी बाहर। आपको मैं बता रही हूँ, जिस दिन करवा चौथ का व्रत था, जिस दिन आपको उठाया था, आप ये सोचो कि उस दिन कितनी औरतों ने
उस दिन कितनी औरतों ने व्रत रखा था, मेरा व्रत था, ममता का व्रत था, हम लोग वी ऑल वर देयर। और उस वक्त हम लोग आपके साथ बैठे थे, ऑन शो पे थे हम लोग, और हमने उस वक्त ये बात मान ली थी और हमने कहा था कि आज हम दिवाली नहीं मनाएंगे इसके बाद, अगर जब तक अर्नब वापस नहीं आ जाएगा। ये इवन वी ऑल आर देयर, सारे मेरे पैनल, प्रीति पांडे को मैं जानती हूँ और भी मैम, एक और शी इज ऑल्सो देयर, यस मालिनी जी, यस यस, तो शी वाज आल्सो देयर। वी आर टॉकिंग अबाउट इट कि कैसा वो एक वो ये जो हमारे लिए इतना रातों को गुजारना, एक हफ्ता इतना साल के बराबर लगा, लोग पागलों की तरह हमें मैसेज करते थे, रोते थे। आप मानोगे नहीं, केक्स बने कल, केक आपके लिए कपकेक्स बने हैं, कितनी बूढ़ी औरतों ने आपको आशीर्वाद दिया है। लोगों ने 10-10 हजार के पटाखे खरीदे अर्नब जी, और हमें कॉल करके बताया है कि ममता दीदी 10,000 के पटाखे। और मैं एक चीज बताऊं, जब वो विजुअल्स देखे थे ना, जब वे AK-47 लेके एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आपके घर में पहुंचे, मैं तो ये कहती हूं कि ऐसे अगर आप किसी ड्रग माफिया को पकड़ लें साहब, किसी आतंकवादी को पकड़ लें साहब, तो महाराष्ट्र स्वर्ग हो जाए, मुंबई जो है साफ सुथरा हो जाए। एक पत्रकार जिसकी आवाज और जिसकी कलम उसकी ताकत है, उनसे आप डर गए क्योंकि वो सच बोलते हैं, पहने और तीखे और सच्चे प्रश्न आपसे पूछते हैं तो आप चले गए। पर उसी वक्त अर्नब जी हमने ये निर्णय ले लिया था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और अब इस व्यक्ति का, मां भारती के बेटे का साथ हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा हुआ वो विजुअल्स हमें दिखे, अच्छा हुआ ये लोग इस तरीके से आपको अरेस्ट करके लेकर के गए, क्योंकि हम इकट्ठे हो गए। अर्नब जी, मैं इंतजार कर रही हूँ कि अब बॉलीवुड में आपके ऊपर मूवी कब बनेगी, पिक्चर कब बनेगी। नहीं अनुजा, और हमने डिसाइड किया है कि हम अपनी अपनी भूमिका खुद निभाएंगे, हमें कोई रिप्लेस नहीं करेगा। प्रीति, I remember that word of महिलाओं के इस पैनल में मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं आपके साथ हूँ यहाँ पे। मातृशक्ति जिंदाबाद। लेकिन सर, कल जिस वक्त आप गाड़ी में से खड़े हो गए, उस वक्त यू सीज टू बी ए जर्नलिस्ट। आपने सत्यमेव जयते, जो सनातनी संस्कार है हमारे, उसको आपने दोबारा जीवित किया। अर्नब गोस्वामी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आज की तारीख में आप हिंदुस्तान की उस रिसर्जेंट इंडिया की आवाज है जिसको तोड़ने की कोशिश की गई, जिसको तोड़ने की कोशिश गई। मुझे कोई बेझिझक हर प्लेटफॉर्म पे मैंने बोला कि अर्नब गोस्वामी के पास केस है, उनके ऊपर केस है, उनके पास शक्ति है, सत्य है, धर्म है, वो लड़ेंगे, लेकिन उनकी जान को खतरा है। मैंने सोच लिया था सर, हमें अभी भी आपकी लड़ाई तो अभी आधी शुरू हुई है, अभी तो और आगे। इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म से मुझे पूरा विश्वास है, पूरा 130 करोड़ हिंदुस्तानी हमारे साथ है। प्रधानमंत्री और होम मिनिस्ट्री से अपील करते हैं कि इनको सेंटर के द्वारा इनको व्यक्तिगत सुरक्षा दी जाए। और सर, दूसरी बात, आपकी जो टीम है ना सर, टीम रिपब्लिक, टीम अर्नब गोस्वामी, आई एम सो इंस्पायर्ड। बिल्कुल सेनानियों की तरह हर एक सेनानी एक जनरल की भूमिका निभा रहा था, और उसी दृढ़ता के साथ, उसी निष्ठा के साथ मैं चैनल को सामने चला। और मैंने सोच के रखा। पहले कॉलर है हमारे साथ बड़ौदा से, धैर्य व्यास जी, गुड इवनिंग, कैसे आप? गुड इवनिंग, आई एम गुड। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूं। So relieved to see you. Thank you. लाइक कई बार हमने टीवी पर देखा कि भारत के टुकड़े के नारे लग रहे हैं, पर कल रात को जब हमने आपको देखा ना, तो दिल से खुशी से भर गया। तब दिल गुस्से से खौलता था, खून खौल जाता था भारत के टुकड़े सुन के। पर कल वंदे मातरम सुन के हमारा सर से गर्व से पक्का से ऊंचा हो गया। थैंक यू सो मच आपने। और आप पूछ रहे हो ना कि क्या मिला, उनको क्या मिला पता नहीं, पर भारत की जनता को कल बहुत कुछ मिला। The honest tax staying silent majority of this country would no longer be silent. अब हम बोलेंगे और हम भी आपके साथ पूछेंगे, बस हुआ पे। धैर्य जी दिखाएंगे, धैर्य जी अब और जोर से पूछेंगे, ठीक है? और जोर से पूछेंगे, और जोर से पूछेंगे। बनने की तैयारी करो। नहीं, मुझे मैं ये कहूंगी सिर्फ, आई नो अगले कॉलर हमारे हिसार हरियाणा, हिसार से सत्यपाल जी नमस्कार, कैसे आप? नमस्कार जी, कौन जी, कैसे आप? बढ़िया हूँ, कैसा लग रहा हूँ आपको? फिट हूँ कि नहीं? सर आप देश के पहले सिपाही हो। हेलो, थैंक यू सर। आप देश के पहले सिपाही हो जिन्होंने पब्लिक के लिए जेल गए हो। वेरी वेल सेड, ट्रू जी, ट्रू, ये सही बोला। मुझे पता है सत्यपाल जी,
ये मेरा सौभाग्य है सत्यपाल जी, ये मेरा सौभाग्य है कि पब्लिक के इश्यूज को उठाते उठाते इन लोगों को इतना परेशान किया कि जेल भेज दिया। मैं तो अब एक्सपीरियंस टू, मैंने कह दिया कि उद्धव जी भेज दीजिए, मैं अगले बार फिर खुद से चला जाऊंगा, आपको लोगों को भेजने की जरूरत नहीं होगी। हमारे अगले कॉलर है पूजा शुक्ला, शायद पूजा शुक्ला। पूजा, जय श्री कृष्णा अर्नब जी। पूजा जी, हेलो, जय श्री कृष्णा। जी जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। सर आप तो रियल हीरो हैं, मतलब हाँ, रियल हीरो तो बहुत देखे हैं बट आप रियल हीरो हैं, मतलब आपको पता है आपकी वजह से शायद लोगों ने न्यूज देखना स्टार्ट की है और इतना इंटरेस्ट लेते हैं लोग। आपका चैनल है ना जो, मतलब मैं बता नहीं सकती, हमारे अहमदाबाद में जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ 7 बजे हर किसी के घर पे आपका ही चैनल चलता है। आई थिंक हर कोई आपको देखता है। आप सुपर्ब हैं। मेरे हस्बैंड के लिए तो पता है, मेरे हस्बैंड फार्मा में है एक्चुअल में। अगर आज उनसे कोई पूछे कि आपका फेवरेट हीरो कौन है तो वो बोलेंगे अर्नब गोस्वामी। थैंक यू पूजा, थैंक यू पूजा। मतलब वो बोलते हैं कि जो सही बोल रहा है वहाँ पे बैठ के बंदा बिना डरे, वही असली हीरो है। कल सर जब आप गाड़ी में खड़े होके आपने वंदे मातरम बोला ना, वो तो दैट वाज दैट हाउ इज द जोश मोमेंट इन रियल लाइफ जी। यू वुड नो हाउ मेनी हार्ट्स यू टच यस्टरडे। आपको हेजिटेशन भी शायद थोड़ी सी हो रही थी, निकलू कि लोग, हमें मुझे हेजिटेशन हो रही थी। मुझे हेजिटेशन नहीं हो रही थी, मुझे वहां पे आपको खतरा हो सकता है। मुझे वो कह रहे थे खतरा है आपको। हाँ यस, और मैंने मुझे पता था मुझे लोगों के बीच में कभी खतरा नहीं हो सकता। और एक चीज और, महाराष्ट्र के कोई खतरा नहीं हो सकता लोगों के बीच। महाराष्ट्र के लोगों ने जो आपको कल अभिनंदन किया, आपका स्वागत किया, वो उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो अस्मिता के नाम पे विभाजन करना चाहते थे। और मैं बताना चाहता हूं सर, मराठा लोग राष्ट्रभक्ति के लिए, गजवाए हिंद की लड़ाई लड़ने के लिए कहां आए थे? पानीपत में आए थे, पानीपत की तीसरी जंग लड़ने के लिए। मराठा लोग शिवाजी महाराज की भूमि है, गर्व है हमें। और वो महाराष्ट्र की, मुंबई की पुलिस, गर्व है भारतीय देश को उनके ऊपर। तुकाराम ने अपनी जान की बाजी लगाई कसाब को पकड़ने के लिए। तो इसलिए जो रोग एलिमेंट्स है, रोग एलिमेंट्स की वजह से उस संस्था का नाम बदनाम करने की कोशिश। मुझ पे कोई सुरक्षा थ्रेट नहीं है लोगों के बीच में, कभी हो नहीं सकती, हो भी नहीं सकते। हमारी सिक्योरिटी। माननीय अवस्थी जी हमारे साथ है। माननीय अवस्थी जी, पहले आपने जितना समर्थन किया मेरा पिछले 8 दिनों के लिए, उसलिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से लोगों ने समर्थन किया उसके बारे में मुझे पता चला कल वापस बाहर आके, मगर पिछले 8 दिनों में मैंने ये भी सोचा था, मैंने बहुत इंट्रोस्पेक्शन की मालिनी जी, क्या मुझसे कुछ गलती हुई। और 8 दिन मैं ये सोचता रहा और मुझे 8 दिनों के बाद ये बस एक ही मुझे जवाब मिला कि मैंने जो कुछ भी किया वो सच किया। शाहीन बाग की सच्चाई दिखाई, एक्सपोज किया, अच्छा किया। सरजील इमाम की सच्चाई दिखाई, टुकड़े टुकड़े गैंग, उमर खालिद, माओइस्ट, अर्बन नक्सल्स, हाथरस की सच्चाई, पालघर, सुशांत सिंह राजपूत और बॉलीवुड ड्रग माफिया। और लोगों ने मुझे कहा तुम्हारी एक ही गलती है। मैंने बोला क्या? बोला कि तुमने सबके साथ लड़ाई लड़ ली एक साथ, एंड यू शुड नॉट फाइट ऑल योर बैटल्स टुगेदर। मगर ये मुझसे होता नहीं है मालिनी जी, कैसे प्लानिंग हो जाए कि अच्छा मैं इन मुद्दों पर सवाल उठाऊंगा और इन मुद्दों पर मैं सवाल बाद में उठाऊंगा। इतनी प्लानिंग मुझसे नहीं होती मालिनी जी, और होनी भी नहीं चाहिए मुझे लगता है किसी पत्रकार को। अर्नब सबसे पहले तो हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और ये वापसी वाकई एक हीरो का जो स्वागत है, ये हीरो की वापसी है। जैसे वाकई जंग के मैदान में आप देश हित में जीत कर वापस आते हैं। मैं 3 बातें यहाँ पे कहना चाहूंगी। आपके पीछे आपके जाने के बाद ये सच है कि 2 दिन तक और तीसरे दिन एक बहुत बड़ा धड़ा था जिसके मन में ये विचार था कि अब ये दम तोड़ देगा नेटवर्क भी, रिपब्लिक भी, और अर्नब की लड़ाई अब ये व्यक्तिगत लड़ाई है, यानी ये उनके ऊपर हुआ है न्याय का हमला। जनता तो असंतृप्त रहेगी, जैसे हम लोग हैं, जनता को फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन तीसरे चौथे दिन से जो मैं तो इसमें हैट्स ऑफ टू योर चैनल, आपको वाकई में जो मैं आपको दाद देती हूँ कि कल आपने जेल से बाहर आकर के सबसे पहले उत्सव मनाया है अपने साथियों के साथ। हैट्स ऑफ टू योर टीम, क्योंकि आप नेतृत्व की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका नेटवर्क, उसका संगठन। लेकिन आपकी जो टीम थी वो जिस तरह से उसने एनर्जाइज इस मोमेंटम को रखा और ये पूरी भावना जनभावना बन गई। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग अर्णव, मेरे जो सन इन लॉ हैं देर ऑल यंग, पिछले साल शादी हुई है, उनकी नंदोई, उनके ब्रदर इन लॉ की मदर, इनफैक्ट वो बड़े आश्चर्य से कह रहा था उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया 3-4 दिन से। तो मैंने पूछा क्यों, आई थॉट शी इज अनवेल, उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा जब से अर्णव जेल गए हैं, ये हमारे सन इन लॉ अपने फैमिली का बता रहे थे, और वो बोले कि समझाने पे नहीं समझ रही। मैं आपको बताना चाह रही हूँ ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये लोगों के साथ हुआ है। तो ये आपकी लड़ाई रही नहीं गई थी। और मुझे लगता है, मुझे याद है मैंने एक ट्वीट किया आपके समर्थन में, और जो तथाकथित चेहरे हैं जो हमेशा देश के टुकड़े हजार के साथ ही खड़े होते हैं, उस सब आगे ट्रोल करने के लिए मुझे 50 और लोगों का हवाला देने लगे कि इनके संग न्याय व्यवस्था नहीं हुई थी तो क्यों आपको सुप्रीम कोर्ट से इनके लिए उम्मीद है, क्यों हाई कोर्ट से उम्मीद है। मैं बताना चाहूंगी अर्णव, आज का इतना ऐतिहासिक है। मैं आपके पास सीधे आ रही हूँ JNU से। आज JNU में स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति विस्थापित हुई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। ऐतिहासिक दिन है। 5 साल मुझे पहले याद है कि मैं JNU में गई थी तो वहां पर नाम लेना मुश्किल था। आज प्रधानमंत्री जी ने जब अनावरण किया तो उन्होंने एक बात कही, ये मैं आज सबको कहना चाहूंगी अर्णव जी, उन्होंने ये बोला कि इस देश में हम अलग अलग विचारधाराओं के साथ रहते हैं, बिल्कुल ठीक है और रहना भी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी भी ऐसे थे, हर चीज को क्वेश्चन करते थे, लेकिन राष्ट्र प्रथम, इस पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और मैं सबको ये बात कहना चाहूंगी कि अर्णव, आपका चैनल यदि किसी को ना पसंद हो, आप नहीं पसंद हो, आपकी यदि पत्रकारिता से आक्षेप हो, जिस ढंग से वास्तव में लोकतंत्र का अपहरण था, आपको इस ढंग से जेल ले जाया जाना परिवार के सामने, और आपको जेल में पेश भी किया जाना जैसे कि आप आतंकवादी हो, और पूरे देश ने देखा। कभी कभी तो मुझे लगता है हम लोगों ने जितनी महाभारत वगैरह पढ़ी है ना, वो हमारे पूर्वजों ने बड़ा सोच समझ के लिखा था कि अति जब होती है, अति के बाद ही जनता जागृत भी होती है। तो शायद ये जो होना था उसने सबको उद्वेलित किया है कि आज ये हुआ, ये किसी के साथ भी हो सकता है। आपके साथ जो भी खड़ा था वो और निडर हुआ क्योंकि वो सत्य के साथ खड़ा था। इमरजेंसी में हमने सुना था, लेकिन आपके साथ जिस प्रकार का ये अत्याचार हुआ, आप वकील से मिलने को मांग रहे थे, वकील से नहीं मिलने को जरा। आई रियली हेल सुप्रीम कोर्ट एंड जस्टिस चंद्रचूड़, बिल्कुल, और उनकी एक एक बात, मतलब मुझे लगता है कि कल सांस रोके, अर्णव लेट मी शेयर दिस विद यू, ट्विटर पे हम लोग सब सांस रोके हरीश साल्वे जी का और जस्टिस चंद्रचूड़ जी का जो लाइव लॉ से हम लोग ट्वीट्स थे उनको हम लोग फॉलो अप कर रहे थे, और वो जैसे प्रार्थनाएं स्वीकार हुई हों। शाम को आप रात तक लौटे, हम सब ने सिर्फ आपको लाइव देखा है। दिवाली है, दिवाली इसलिए मनाते हैं कि राम अपने घर को लौट करके आए थे। अन्याय के प्रतिकार के रूप में दीपक प्रज्वलित होता है कि जो अन्याय अयोध्या में हुआ था, कि जिसका राज्याभिषेक होना था उसको वनवास भेज दिया गया। ये दीपावली शुरू हुई, आज धनतेरस है, मैं मनाती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आपने कल अनाउंसमेंट किया है कि आप एक वैश्विक नेटवर्क लेकर के आ रहे हैं, अब आप जी प्रदेश भर में जा रहे हैं। सबकी कोटि कोटि आशीर्वाद, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपके साथ हैं। कल्याण हो, स्वस्थ हो। अंत में मैं सुब्राष्टा से कहूंगा कि वो कुछ अपनी बात रखे। सुब्राष्टा जी, बात आप कहेंगे कि मैं बोलूं तो मैं क्या बोलूं, और हमारे घरों में सगुन का गीत, रश्मि मालिनी जी ने सगुन का गीत सिखाया है आपको एक तरीके से। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका बाहर निकलना जेल से, इसके पीछे तमाम देशवासियों का जो प्रेम था वो तो था ही। मुझे लगता है कि आपके पिताजी का याद किया जाना बहुत, ये उनके संस्कार हैं, ये कर्नल स्वर्गीय मनोरंजन गोस्वामी जी के संस्कार हैं, जिनकी वजह से आप बाहर आए। और आपकी माँ सुप्रभा जी, जिस तरीके से उन दोनों ने आपकी परवरिश की है, वो परवरिश आपके
मुझे लगता है ऑडियो कनेक्शन ठीक है। आ रही आपकी आवाज आ रही है। एक चीज मुझे पता नहीं, आप स्काइप से मुझे सुन पा रही हैं? ये आपकी आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही, मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि आवाज आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ सिस्टम म्यूट किया हुआ है। अर्नब के अभी जब मैं सब कुछ सुन रही थी तो वो पॉइंट्स नोट कर रही थी। खैरे जी ने जो कहा एक ऑनेस्ट टैक्टिंग सिटीजन अब कभी चुप नहीं रहेगा, कभी शांत नहीं रहेगा। ये बात आपने हर भारतीय के मन में ये बीज डाल दिया है आपने कि अब चुप रहने का वक्त नहीं है। मालिनी जी ने एक धड़े की बात, उस धड़े की बात की जिसने इस पूरी लड़ाई को सोचकर खारिज कर दिया कि ये व्यक्तिगत लड़ाई है। मैं कहना चाहती हूँ मालिनी जी आपको कि आप तंज समझ सकती हैं, इसलिए आपको मुखातिब होकर कह रही हूँ। बहुत पत्रकार हैं जिनको लगता है कि पार्टी विशेष का एजेंडा चला करके उनको राज्यसभा की टिकट मिल जाएगी। कल अर्नब का वो चेहरा देख करके उनके मन में ये दहशत 100% बैठ गई होगी कि ये व्यक्ति लोकसभा भी जिस दिन निर्णय ले लेगा लड़ने का, तो हिस्टोरिक मार्जिन से जीत करके लोकसभा जाएगा। आप एक बार खड़े के उन व्यक्तियों के बारे में सोच लीजिए कि उनकी हालत क्या होगी। हालांकि ये कटाक्ष, और मैं आज कटाक्ष करके बहुत ज्यादा मूड ऑफ नहीं करना चाहती हूँ, ना अपना ना बाकी इमोशनल पैनलिस्ट का। पूजा जी ने बात कही अहमदाबाद से, मिडिल क्लास हाउस को इस तरीके से अर्नब को कोशिश करता है। तो मैंने ये पूछ किया था तो बहुत लोगों से मुझसे पूछा गया कि अर्नब ने ये सवाल क्यों नहीं उठाया, वो सवाल क्यों नहीं उठाया। मेरा उन सबको एक ही जवाब है। मुझे देखिए, आप लोग एक चीज जो आपको लगता है कि आप निशाने पे लगाए गए, क्यों? क्योंकि आप प्रश्न पूछते हैं। 30 साल पहले कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ, फुटनोट्स में थे हिंदुस्तान के जर्नलिज्म में। अभी यहाँ प्लेटफॉर्म मिलता है तो हम इसका दोस्तों आपके प्यार, आपका स्नेह, आपका समर्थन, आपकी आवाज और आपके साथ ने मुझे तलोजा जेल से निकाला। हरीश साल्वे जैसे भारत के इतने सर्वोच्च, जो इतने टॉप लॉयर हैं, उन्होंने मेरे लिए फ्री वहां पे 1 रुपए भी हमसे नहीं ली, और हमारे लिए कितना उन्होंने कठिन परिश्रम की, उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। सर्वोच्च न्यायालय के लिए मैं आभारी हूँ। और दोस्तों थैंक यू धन्यवाद दोस्तों। कल शाम 7 बजे फिर वापस आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार दोस्तों। धन्यवाद और नमस्कार। जय हिंद।